जब मैं वीडियोस डालता हूं तो कुछ लोग मतलब नीचा दिखाने के लिए मेरी वीडियोस उठाते हैं और कहते हैं भी सरदार लोगों को पागल बना रहा है। 2020 के अंदर मैंने 1300 क्विंटल गन्ना अचीव किया। कॉलेज के बाद क्या ऐसा कि खेती में ही रुझान था स्टार्टिंग से, जॉब लाइन की तरफ जाने का कभी मन नहीं हुआ? मैं 12 साल अपने स्कूल का मॉनिटर रहा जी। गन्ने को बहुत सारी पद्धति से लगाया जाता है, कौन कौन से मेथड इंडिया में फॉलो करे जा रहे हैं और अगर उन सबको हटा दिया जाए एक मॉडल पे अगर किसान को जाना हो? गन्ने में सबसे जरूरी होता है टाइम पीरियड। गन्ना 1 महीने में 3 से 4 पोरियां बनाता है। 3 पोरियां तब बनाएगा। तो शुरुआत में ही क्या खुराक डालनी चाहिए, कौन कौन से उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट लें? पड़ोसी जब खेत में खाद पानी गिरता है तो अपने लिफाफे जला देता है कि मेरा पड़ोसी ना देख ले। जो ये नर्सरी बनाने की कोई पहली बार किसान कर रहा है, उसको नहीं पता कैसे बनानी चाहिए, तो सबसे पहली चीज तो आती है वैरायटी का चुनाव। एक्चुअली क्या होता है, गन्ने के 3 पार्ट होते हैं। जड़ वाले में कुछ और चीज है, बीच वाले में कुछ और जाना है और टोपर वाले में और जाना है। जब कभी भी किसी किसान ने नर्सरी बनानी है तो गन्ने के अंदर मुख्य कौन कौन से कीट और बीमारी आते हैं जिनको अगर ना कंट्रोल किया जाए तो भारी नुकसान प्रोडक्शन पर डाल सकते हैं? हम किसी संस्था से चोरी करते हैं सीड। वहाँ के जो एम्प्लॉई होते हैं उनको 5-10 हज़ार रुपये 20 हज़ार दिए, जो टाइम उसका सुटेबल नहीं होता उसको गलत टाइम पे उगा के उसको बड़ा करके दिखा के उसको 20-20 हज़ार रुपये क्विंटल बेचते हैं। असली जो जड़ नाश गन्ने को नाश करा है ना, ये बीज माफिया ने करा है हमारा गन्ने। 1000 क्विंटल प्रोडक्शन ड्रिप इरिगेशन के बिना क्या फ्लड से भी हो सकती है? और अगर मैंने 1 महीना उनसे फालतू लेके वो 12 महीने में निकाल रहा है 500 क्विंटल गन्ना और मैं 13 महीने में निकाल रहा हूँ 1000 प्लस क्विंटल गन्ना। मतलब कि एक बार मैं समझना चाहूंगा, जैसे हर महीने का एक बेसिक शेड्यूल टिलरिंग के बाद खाद और पानी कैसे देना है, मतलब कि अपनी गलती का ठिकाना अपने से कोई नहीं फोड़ना चाहता, उसका श्रेय दूसरे को देके और अपने आप खुद पतली गली से निकलना चाहता है कि मैं तो हूँ महान आदमी और साइंटिस्ट है बेकार आदमी। 50,000 जो हम लेके चल रहे हैं, उन 50,000 को मरने से बचाना, हेल्दी स्वस्थ रखना, वो मेन टारगेट होना चाहिए। मेन टारगेट वो है। रिस्क तो तब होगा ना, रिस्क तो तब होगा अगर मैं 35 से 70 क्विंटल गिरवा रहा हूँ। वो 35 तो गिर ही रहे हैं लेकिन स्वस्थ गन्ना नहीं गिरा रहे। इसको हम किसान का आलसीपन बोलेंगे। यहाँ किसान इस चीज पे आना नहीं चाहता, खुद से ही झूठ बोल रहा है। सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं योगी रौनक और आप देख रहे हैं किसान दरबार। साथियों, आज के एपिसोड के गेस्ट है हमारे मिस्टर इंद्रजीत जी, जो कि गन्ने की खेती करते हैं, करनाल से फार्मर हैं। गन्ने की खेती की अगर बात की जाए तो हमारी प्रोडक्शन आमतौर पर 300 क्विंटल 400 क्विंटल तक आती है। जो अच्छे किसान हैं वो 500-600 क्विंटल ले लेते हैं। लेकिन ये एपिसोड यूट्यूब का अब तक का पहला ऐसा एपिसोड होगा जहां हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे पूरा गन्ने की फसल के ऊपर। सर का कहना है कि वो इस बार टारगेट लेके चल रहे हैं कि 1 एकड़ से 1300 क्विंटल की प्रोडक्शन हम ले सकते हैं और ये पॉसिबल है और सर ने करके भी दिखाया है। तो सभी किसान भाइयों से, भारत के हर एक किसान को मैं कहना चाहूँगा कि आज का एपिसोड आप आखिर तक ज़रूर देखें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सर का पुराना काफ़ी तजुर्बा है, वो सारी चीज़ें हमारे को एक किसान भाई की मदद भी करते हैं। इनका खुद का फेसबुक का भी चैनल है जहाँ 40,000 के समथिंग किसान भाई जुड़े भी हुए हैं, वहाँ भी ये खेती संबंधित जानकारी देते हैं और आज हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए इस एपिसोड का मजा उठाएं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से किसान दरबार को सब्सक्राइब करें। हम इंडिया के बेस्ट एग्री एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपनी खेती सही वैज्ञानिक ढंग से कर सके और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आज के इस खास एपिसोड के लिए आपने अपना समय निकाला। आपका भी धन्यवाद जी हमारे फार्म पे आने का। हमारे पंजाबी में कहते हैं जी आया नु। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसान भाई आपको जानते नहीं हैं, पहली बार देख रहे हैं, वैसे तो आपके साथ काफी किसान भाई शायद करनाल एरिया के तो जुड़े होंगे क्योंकि हमारा एपिसोड पूरे भारत देश के अंदर जाने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दें कि आप किस चीज की खेती करते हैं और गन्ने की खेती की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है जी। हाँ जी। गाँव मेरा कमालपुर है और जब भी जहाँ पे आप पॉडकास्ट कर रहे हो ये जगह है गाँव रंबा। ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट करनाल है जी। और मैं 2004 से जब कॉलेज मैंने छोड़ा तो उसके बाद मैं गन्ने की खेती ही शुरू से पहले दिन से ही गन्ने की खेती कर रहा हूँ और ऑल क्रॉप्स की खेती करता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ गन्ने की करता हूँ, इसमें हमने जीरी, गेहूँ, लहसुन और गन्ना, मेरी 4 ये 5 प्रमुख फसलें हैं।
तो जी कॉलेज के बाद छोड़ने का आपने अभी जिक्र किया, कॉलेज के बाद क्या ऐसा किस खेती में ही रुझान था स्टार्टिंग से, जॉब लाइन की तरफ जाने का कभी मन नहीं हुआ? मैं एक्चुअली नेचर था जी बचपन से ही। मैं 12 साल अपने स्कूल का मॉनिटर रहा जी। अच्छा जी। हाँ जी, फर्स्ट क्लास से लेके और 12th। मतलब इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में काफी? तो इंटेलिजेंट तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं क्लास का टॉपर था, ठीक है। लेकिन मेरा एक नेचर था कि मैं जिस चीज़ में भी रहूँ, मेरा टीचरों से बड़ा प्रेम था जी। जी। और मेरे को लाइक बहुत करते थे। मेरे अंदर ना एक, मैं इसको चाहे आप, मैं इसको अहंकार नहीं कहूँगा जी, मेरे को हर एक चीज़ का ना सच्चाई में बड़ा मजा आता है भी। हर एक बात को सच बोलना और हर चीज़ बिल्कुल प्योर हो। काम करने का तरीका जो है, मैं ये सोचता हूँ कि हर चीज़ को अगर आप कुछ इसको आगे रहेंगे ना, तो आप में एक अलग ही ऊर्जा रहेगी। अगर आप किसी चीज़ में थोड़ा किसी सेकंड लेवल पे रहेंगे ना, तो आप उस चीज़ से बिछड़ते दूर होते चले जाएंगे। हाँ, मतलब कंपटीशन वाली फीलिंग जब तक रहती है, उस काम को करने का मजा रहता है। जब मैं कॉलेज था तो कॉलेज में मैंने, जब मेरा उधर भी इंटरेस्ट था कॉलेज में, जब हमारे जो मेरी कम्युनिटी है इसमें सबसे प्योरिटी होती है टर्बन की। ठीक है। तो 3 साल मैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट रहा। फिर मेरा भंगड़े में रुझान हो गया जी। 3 साल मैंने लगातार अपने खालसा कॉलेज को, कभी गोल्ड नहीं आया था जी। अच्छा जी। फिर उन्होंने, कॉलेज वालों ने मेरे को अप्रोच किया कि आप कॉलेज तो छोड़ के चले गए हैं। हाँ जी। 4 साल फिर खालसा कॉलेज को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट फिर वहाँ पे कोच रहा जी मैं खालसा कॉलेज में जी। हाँ जी। फिर मेरा फिर जैसे ही रुझान था, फिर मेरे को, हाँ, पंजाब सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा दिया। मैं फिर 6 से 7 कंट्रियाँ भी घूम के आया भंगड़े के उस पर ही। वहाँ पे जाके भी हमने, मलेशिया में एक सभा वहाँ का स्टेट थी, वहाँ पे हमने फर्स्ट, फिर वहाँ पे गोल्ड निकाला हमने भंगड़े के अंदर। तो फिर वो अपना जो पैशन था वो फिर वो छोड़ क्यों दिया? वो एक्चुअली क्या था, हमारे में इसको अच्छा नहीं समझते। अच्छा। वो हमने पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया। वो एक मेरा ये रुझान था कि मैं इसको इंजॉय करूँ बस। हाँ जी। तो हमारे परिवारों में इसको अच्छा नहीं समझते नाच गाने को। तो वो तब तक ठीक था जब तक मैं उसको अपने एक शौक के लिए हूँ। अगर उसको मैं पैसे के लिए यूज़ करता तो वो मेरे परिवार के लिए, या हमारी जो हमारी कम्युनिटी है, या मेरे जो परिवार का अपना अलग रुतबा है, उसके लिए वो अच्छा नहीं था। तो मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया। खेती कृषि लाइन में कैसे? कृषि लाइन पे हमारे, आपने एक उदाहरण सुनी होगी, एक कहावत। हाँ जी। जो हमारी खेती है ये सबसे उत्तम मानी गई है। हाँ जी। मध्यम व्यापार माना गया है। हाँ जी। और नीच नौकरी मानी गई। चलो कोई कहीं सुनेंगे, लेकिन मैं किसी को आत नहीं करना चाहता। हाँ जी। लेकिन जो सच है वो सच ही है। किसानी के अंदर जो सबसे बड़ी बात है ना जी, मान लो हमने कोई चीज पैदा की और हम किसी के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं ले भाई ये मेरी चीज है, जो तूने देना है दे दे, हम उसमें धक्का कर ही नहीं सकते। सही बात है। सबसे बड़ी प्योरिटी इसमें ये चीज है कि हम इसके अंदर बिल्कुल भी कोई धांधली कर ही नहीं सकते। और मन में नेचर ये है कि कभी जिंदगी में थोड़ा खा लेंगे, लेकिन किसी के साथ कोई भी गलत कार्य ना हो, किसी के साथ कोई ये ना लांछन लगा दे कि इन्होंने धोखे से पैसा कमा के आके निकले हैं। खेती में ऐसा कोई काम ही नहीं हो सकता जो जेन्युइन खेती करे, जो धोखाधड़ी किसी के साथ कर ले। मैं तो मानता नहीं, अगर किसी ने करी होगी तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हो नहीं सकती। हाँ जी। खेती के अंदर। हाँ, इसीलिए आड़ती फिर भी कमीशन लेता है, अपनी चीज को दिखा के बेचता है, थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ता है। किसानों, मेरा जो अब किसानों के, आप मेरा शायद देखें फेसबुक पे, हाँ जी, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों के ऊपर इतना जबरदस्त, मैं कभी कभी रो भी पड़ता हूँ उन वीडियोस के अंदर। रोना इसलिए आता है कि जब मैं वीडियोस डालता हूँ तो कुछ लोग मतलब नीचा दिखाने के लिए मेरी वीडियोस उठाते हैं और कहते हैं भी सरदार लोगों को पागल बना रहा है। अच्छा। तो रोना इसलिए आता है कि देखो कितनी बड़ी विडंबना है। 2020 के अंदर मैंने 1300 क्विंटल गन्ना अचीव किया। 2020 के अंदर जब कोरोना काल था। ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि मैं वो चीज़ दोबारा वो वैसा समय आया ही नहीं कि उस टाइम का गन्ना मैं पैदा कर सकूं। अब उन साल के बाद 6 साल बाद मेरे के पास ये समय आया है, और जब मैंने इसका जो मैंने सब सिस्टम बना के बिल्कुल पहले दिन से मैंने किसानों से एक वादा किया था कि जो मैं कार्य करूँगा उसकी आपके साथ पूरे 1 डे से लेके एंड तक, जब तक गन्ना कटेगा, बीजने से लेके कटने तक की ट्रांसपेरेंटी रखूँगा। उसमें खाद कितना पौधा लगा, कितना उसमें समय लगा, कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा उसमें प्योरिटी रखी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं मेरे को गलत साबित करने में लगे हुए हैं, और मैं किसानों की विडंबना समझता हूँ कि देखो उनको लगना तो मेरे साथ चाहिए। सही बात है। और मैं उनको ये आमंत्रण देता हूँ कि आप
मेरे फार्म पे आए, हाँ जी। मेरे से अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो आप मेरे को बता के जाएं, ये ठीक कर सकते हैं। मैं पूरे ऑल इंडिया के किसानों को अपने माध्यम से भी बोलता हूँ और आज आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ हाँ जी। कि वो आए। और ये खेत सबके लिए है, मेरा नहीं है ये उन किसानों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं। वो इसको देख के मतलब कुछ अपने लिए इसमें से अचीव करे। अगर यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो मेरे को बता के इसमें और अच्छा भी कर सकते हैं। और ये एक मॉडल है पूरे इंडिया के लिए। सही बात है। मैं ये लेके चल रहा हूँ। लेकिन किसानों को इसके अंदर कुछ अच्छा करने की बजाय दूर से बैठ के किसी के पीछे लग के बुरे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल की बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, समझ और गया। किसान किस लेवल पे है। ये एक्चुअल में अब इंडिया की प्रॉब्लम भी है, किसान के पास एवरेज लैंड बहुत कम रहेगी, 2-2.5 एकड़ एक किसान के पास है। और आपकी बात है कि सब मिलके काम करेंगे तो काम आगे बढ़ सकता है, लेकिन कोई हटके करता है, कुछ भी करता है तो बाकी किसान उसको डिस्करेज करते हैं, इनकरेज करने की बजाय। इतनी वीडियोस हैं, यूट्यूबर हैं यूपी के, हाँ जी। एक ही बात है उन पे, एक ही बात चलती है कि पड़ोसी जब खेत में खाद पानी गिरता है तो अपने लिफाफे जला देता है कि मेरा पड़ोसी ना देख ले। और मैं उनको इतनी ज़बरदस्त चीज़ की ट्रांसपेरेंटी रख रहा हूँ और हर चीज़ उनको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन फिर अगर वो ये करना नहीं चाहते तो फिर हम दोष दूसरों को कैसे दे रहे हैं कि हमारा गन्ना नहीं निकल रहा। कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, देखो कितनी, अब आप खुद सोचना कि क्या बात है। उस पे लिखा हुआ है कि किसानों की जो गन्ना वृद्धि नहीं हो रही, उत्पादन घटता जा रहा हाँ जी। है, उसका किसी संगठन ने ये लिख दिया कि सरकार इनको पैसा दे, सरकार किसानों को पैसा दे, गन्नों का उत्पादन, गन्ना किसान का उत्पादन नहीं ज़्यादा हो रहा। तो हमें ये चीज़ क्यों करनी पड़ी? इसमें सरकार का क्या दोष है? इसमें किसान का दोष है। अगर किसान अपने खेत में काम पूरा ढंग से करेगा, जो अपने खेत को 10 घंटे देगा, तो किसान कैसे पिछड़ जाएगा? जी बिल्कुल। तो और किसी संगठन के पास, कोई संगठन सिर्फ एक नंबर बनाने के लिए है कि हमने किसान की आवाज उठाई, वो सरकार को ये चीज दबाव दे के पैसे दिलवा देगा? नहीं। अगर किसी फार्मर का उत्पादन कम हुआ है तो वो सरकार से कैसे पैसे दिलवा सकता है वो संगठन? असली चीज तो ये है कि देखो कितनी बड़ी बात बना दी, वो अखबार की हेडलाइन बना दी कि शुक्र है किसी संगठन ने किसान का साथ दिया। क्या साथ हो गया उसका? हाँ जी, जब तक वो आया नहीं मुआवजा तो साथ तब तक तो बना ही नहीं जाएगा ना। बस एक आवाज उठाने से थोड़ी काम बनेगा। और उत्पादन किसकी वजह से घट रहा है? जब कोई मतलब कोई वैज्ञानिक है, वो किसान को ये चीज़ के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप गलत वैरायटीज अपने खेत में ना लगाएं, जब तक कि इसका चयन नहीं हो जाए, जब तक ये आपकी रिलीज ना हो जाए, जब तक हम इसको पूरा इसकी हम समर्थन ना करें, तब तक आप अपने खेत में मत लगाएं। तो फिर जब वो लगाते हैं, फिर गलत कसूर किसका है? सही है सर। मैं फार्मर ही गलती कर रहा है ना, और हम अपनी गलती किसी दूसरे के सिर पे मर जाते हैं। हाँ जी। इंसान वही है जो अपनी गलती को स्वीकार करे और अपने कार्य को खुद ठीक करने की हिम्मत रखे, और उसके अंदर जज्बा होना चाहिए। अपने जो गलत कार्य हैं उसको खुद मान के उसके ऊपर अमल करे, कार्य करे, तभी आगे निकलेगा। किसी के ऊपर डिपेंड रहने से किसान का कभी भला नहीं हो सकता, ना वो अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकता। सही बात है जी भाई जी, मैं बिल्कुल रिलेट करता हूँ। तो मैं चाहूँगा जो ये मुद्दा आपने उठाया है, तो वही इस एपिसोड का मकसद है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कुछ हमने सवाल तैयार किए हैं गन्ने की खेती को लेके, कहाँ दिक्कत रहती है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। तो पहला मैं जानना चाहूँगा कि शुगर केन, वैसे तो हमें भी पढ़ाया जाता था, हम भी BSc एग्रीकल्चर, MSc हॉर्टिकल्चर हैं, ठीक है जी, कि गन्ना एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, नॉर्थ इंडिया के लिए नहीं था। जहाँ पर महाराष्ट्र, MP जो सेंट्रल एरिया का रीजन है, वहाँ पर ये अच्छी प्रोडक्शन देता है। तो क्या नॉर्थ इंडिया में भी जो 1300 क्विंटल आप तो निकाल रहे हैं, लेकिन क्या और भी जो पंजाब हरियाणा का एरिया, वहाँ के किसान भाई निकाल सकते हैं? पॉसिबल है? ये बात आज से मैं 2 महीने पहले खुद कह चुका हूँ कि हमारा जो नॉर्थ एरिया है गन्ने का है ही नहीं है। ठीक है, सच जो बात है, ये हमारा नॉर्थ एरिया गन्ने का ही नहीं है। हमारा जो क्लस्टर है गन्ने का, वो या तो हमारा जो मिड है इंडिया का, या फिर साउथ साइड जो बेस्ट एरिया है वही है। यहाँ पे हम कर तो धक्का रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई किसान चाहता है कि मैंने कुछ अचीव करना है, तो वो जो टाइम चूज कर रहे हैं मार्च वाला, वो भी सूटेबल नहीं है गन्ने के लिए। ठीक है। गन्ना एक टाइम पीरियड की खेती है, ना कि इसमें ग्रेन का तो कोई चक्कर ही नहीं है कि हमने कोई पौधा बड़ा किया, उससे कुछ दाने ले लिए और 3 महीने में हमारी फसल होगी। गन्ना एक स्ट्रक्चर की खेती है, समय के हिसाब से इसका चुनाव करना पड़ता है। मान लो जैसे आपने कोई इमारत बनानी है, हाँ जी,
तो इमारत के लिए जितना मटेरियल आपको चाहिए आपके पास पर्याप्त होना चाहिए ना। सही बात। मान लो आपने कोई इमारत बनानी है, उसके लिए बजरी, सीमेंट, सरिया, रेता और जो जो उसमें मटेरियल डलेगा वो आपको चाहिए। अगर आपके पास वो मटेरियल नहीं है तो आप बिल्डिंग कैसे खड़ी कर लोगे। और जो शुगर केन जो अपनी हमारी ये फसल है, ये बिल्कुल एक मटेरियल, जितना आपके खेत में कार्बन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका गन्ना प्रोडक्शन देगा। दूसरी चीज़ गन्ने में क्या होती है, गन्ने में सबसे ज़रूरी होता है टाइम पीरियड। गन्ना एक महीने में 3 से 4 पोरियां बनाता है। 3 पोरियां तब बनाएगा जब फोटोसेंसेशन क्रिया पूरा 1 महीना 3 से 31 दिन चलेगी। अगर फोटोसेंसेशन की क्रिया 20 दिन 15 दिन हो जाएगी तो वो कम हो जाएगी। अगर 30-31 दिन बढ़ जाएंगे तो वो 4 पोरियां पे चले जाएंगी। और आप जैसे अब बात आती है एक्स्ट्रा उत्पादन लेने की, जिस कंसेप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, हाँ जी, तो मैं इसको बोलता हूँ कि आप 13 महीने गन्ने को दें। ठीक है। मेरी कई किसान भाइयों को बात समझ में नहीं आती। अभी एक किसान भाई ने मेरे को कमेंट किया हुआ था, चलो मैं मज़ा आता है जब वो कमेंट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ को ना एक अलग अंदाज से देखना चाहिए, मज़ा भी लेना चाहिए उस चीज़ का, और फिर उसको साबित करने में मज़ा आता है। जब किसी चीज़ पे आप गहराई में चले जाते हो ना, फिर हर चीज़ का आनंद लेना चाहिए, उसका गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो मैं आमंत्रित करता हूँ सब किसान भाइयों को कि आप उल्टे सीधे कमेंट जब तक नहीं करेंगे तो हम भी कुछ अचीव नहीं करेंगे। ये है सच्चाई। तो उन्होंने कमेंट क्या कर रखा था कि सरदार जी ने कोई तीर नहीं मार लिया, 13 महीने का गन्ना कर रहे हैं। आज उन भाई को आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा चलो चैनल अभी ठीक है, मैं भी परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आपके चैनल की और बढ़ोतरी और उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे। हाँ जी। उनके तीर का जवाब मैं ये देना चाहता हूँ, जो भी किसान आपसे चलो मैं एक छोटा सा एक सवाल भी कर लेता हूँ, कौन सा किसान ऐसा है जो अपने खेत में 12 महीने गन्ने को समय नहीं दे रहा। मार्च से अगर वो फरवरी में गन्ना लगाता है, नेक्स्ट फरवरी में तो गन्ना कटता है जाके उसका। सही बात है। 12 महीने तो उसने भी लिए। हाँ जी। और अगर मैंने 1 महीना उनसे फालतू लेके वो 12 महीने में निकाल रहा है 500 कुंटल गन्ना, और मैं 13 महीने में निकाल रहा हूँ 1000 प्लस कुंटल गन्ना, वो 12 महीने में कोई भी अदर क्रॉप नहीं ले रहे 5 फुट पे। ठीक है। मैं एक जीरी की फसल छोड़ता हूँ। सब किसान भाइयों, कई किसान भाइयों के कमेंट थे कि आपने अगस्त में गन्ना लगाया और आपने जीरी की फसल छोड़ दी। जब हम 5 फुट पे जाते हैं तो दूसरी फसल करने का हमारे पास ऑप्शन बच जाता है। ठीक है। जीरी की फसल होती है हमारी कुल 50 से 80 हज़ार की, घट जाएगी तो 50 हज़ार की, अगर अच्छी निकलेगी तो 80 हज़ार की। बहुत बढ़िया सर, 50 हज़ार भी। मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना, हमारी साइड नॉर्मली भी इतनी होती है। मैं हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 1500 बहुत ज्यादा लगती है जिस एरिया में मैं बैठा हूँ। ठीक है। और हमारे यहाँ पे पीआर जीरी 40 क्विंटल प्लस निकल जाती है। ठीक है। एवरेज की बात नहीं कर रहा, हाँ जी। कई फार्मर की निकल जाती है। अब कई किसान भाई बोलेंगे भाई मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन चली जाती है कुछ 2-4% किसानों की। यहाँ पे जिस धरती पे आप बैठे हो आज, यहाँ पे पॉडकास्ट चल रहा है, ये अपने इंडिया की सबसे फर्टाइल धरती है। अच्छा, पूरे इंडिया की? पूरे टॉप, मैं वर्ल्ड की भी कह सकता हूँ इसको। अच्छा जी। क्योंकि इंडिया में जो जगह चीज़ है ना, आप कभी देखना यूनिवर्सिटी पे जब जाओगे आपको हर जगह ये कि बैनर मिलेगा करनाल सीड, करनाल सीड, करनाल सीड। हाँ जी। तो ये करनाल जब पूरा आ गया उसमें, करनाल की ये सबसे टॉप है। तो करनाल पूरे देश में सबसे टॉप है। पानी की बहुत बढ़िया सप्लाई है यहाँ पे, नहर का पानी है। जब करनाल पूरा टॉप हो गया पूरे देश से, और फिर ये करनाल की टॉप होगी, तो फिर ये सबसे टॉप होगी ना चीज। अब हम बात कर रहे थे कि जो 13 महीने वाली खेती है और जो किसान करते हैं पारंपरिक विधि से, वो 2 फुट वाला गन्ना करते हैं। उसमें वो जब गन्ना बीज के अलग हो जाते हैं खेत से, सिर्फ वो गन्ने को पाल रहे हैं। 12 महीने उसके पास, 12 महीने के बाद उनके पास पैसे आएंगे। हाँ। और जब जो खेती हम कर रहे हैं, हमने जीरी की फसल त्याग दी, जिसको सरकार भी बोलती है कि जीरी की फसल मत लगाओ, पानी खराब हो रहा है हमारा। और वास्तव में हम पानी को कहाँ पे पहुँचा दिया हमने। हमारा यहाँ पे वाटर जहाँ पे आप बैठे हो, कभी के टाइम यहाँ पे सेम थी। ये जो आपने नहर गुजरी है यहाँ से, इस नहर में यहाँ से पानी उठा के उधर गिराया हुआ है, पानी चूसा गया है यहाँ से। और आज हमने यहाँ पे वाटर लेवल 90 फुट पे कर दिया है। जीरी छोड़ेंगे तभी तो ठीक होगा ना। हाँ, काफी फ्लड वाटर चलता है तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल डाउन जाता है। तो अब जो फार्मर 12 महीने की खेती कर रहा है, फरवरी से फरवरी, मार्च से मार्च, अप्रैल से अप्रैल कटेगा, 12 महीने के बाद ही पकता है गन्ना। तो पारंपरिक विधि से वो अन्य फसल तो नहीं ले सका। हमने अब इसमें जो अगस्त में गन्ना लगाया था, तो हमने इसमें वेजिटेबल
ली थी 3। गोभी भी ली है हमने, धनिया भी लिया है और मूली भी ली है जी। जो हमारी गोभी की फसल है, आप यहाँ पे सर्वे कर सकते हैं, हमारे एरिया में 3 से 4 लाख 1 एकड़ की निकल जाती है। अगर अगस्त की लगेगी तभी निकलेगी वो, और महीने की नहीं निकलेगी, क्योंकि उस टाइम बेमौसमी सब्जी अगर किसी ने पैदा कर ली और बचा ली तो उसका यही रहता है आंकड़ा कि वो 3 से 4 लाख रुपए कमा लेता है जी। दूसरी बात पे आता हूँ, फिर हमने लगाया दूसरी फसल थी धनिया। जिस एरिया में हम बैठे हैं, ये धनिए का संगोआ, संगोई और रंबा, दर्द 3-4 मतलब ये पास के गांव है, धनिए का और 15 सोनो जीरी का गढ़ माना जाता है। जिस किसान ने अगस्त के महीने के अंदर यहाँ पे धनिया पैदा कर लिया तो वो 3 लाख से कम खेत नहीं उसका बिकता। खड़ा खड़ाया कोई और काट के लेके जाता है, उसको लेबर भी नहीं लगानी पड़ती। ये वो एरिया है। जीरी की फसल हमने छोड़ी 70,000 की। 70,000 की फसल छोड़ के हमने 3 लाख की भी छोड़ दो, आधे पे आ जाओ, 1.5 लाख अगर हमने पैदा ले लिया तो कहाँ पीछे रह गए। ठीक है, तो एक बार ये मैं आपका क्रॉप मॉडल समझना चाहूंगा। अगस्त में आप गन्ना लगाते हैं, बिल्कुल 5 फुट पे लगाते हैं। हाँ जी। और उसमें बीच में इंटरक्रॉप लेते हैं। इंटरक्रॉप लेते कोई हैं। सब्जी जैसे गोभी लेते हैं, कुछ ही ले लो आप। ठीक है, आप क्या लेते हैं? हम गोभी लेते हैं, हमने धनिया लिया है, मूली लिया है, लेकिन जो सबसे टॉप की फसल हुई है वो हुई है धनिया। धनिया की। हाँ जी। तो वो कितने महीने में खाली हो वो जाती भी है? हमने ली थी, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा हुआ है। मेरा ये मानना, मैं इस बात का खंडन करता हूँ, गोभी नहीं हमें लगानी चाहिए, क्योंकि वो फार्मर कामयाब नहीं हो सकता कि पहले वो 1-2 लाख खेत के अंदर खर्चे, फिर उससे 5-6 लाख ले। बाई चांस उसने 1-2 लाख रुपया खर्चा और उसको कोई संकट आ गया तो वो 2 लाख का कर्जा सीधा चढ़ जाएगा उसके ऊपर। जी। पैसे आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई गलती हो गई, मतलब किसी कारण से वो फसल पैदा नहीं हुई, तो वो पैसे हमारे को मार देंगे। जो धनिये की फसल है ये सिर्फ 10 से 15,000 में हो जाती है और कुल 40 दिन में खेत से बाहर। तो उसमें चैलेंज क्या है? आप कह रहे थे उस टाइम पे धनिया करना थोड़ा उस टाइम डिफिकल्ट है। पे यहाँ पे जो चैलेंज है, फार्मर क्या कर रहे हैं, पुरानी विधि से धनिया लगा रहे हैं, जो जिसको बोलते हैं खेड़ियों पे लगाना या चूर पे लगाना। वो चूर अभी वो पुरानी विधि से लगा रहे हैं, बिल्कुल छोटी होती है, बरसात आती है वो डूब जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन जो हमने कार्य किया, हमने पहले दिन से सोचा हुआ था, क्योंकि जो मेरा अपना घर वाली खेत है वहाँ पे हम ड्रिप और स्प्रिंकलर से खेती करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने ड्रिप और स्प्रिंकलर, गोभी तभी पैदा होती है जब ड्रिप और स्प्रिंकलर पे दोनों चीजें हो। उस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी से बचने के लिए हमें स्प्रिंकलर का सहारा लेना पड़ता है, हमें कृत्रिम वर्षा करनी पड़ती है। किस टाइम स्प्रिंकलर चलाना पड़ता है? दिन में टाइम क्या रहता है उसका? ये टाइम आपका दिन का, जैसे ही गर्मी पड़े सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है। उसको आप कुल 10 से 15 मिनट चलाएं, फिर आप उसको 1 घंटा बंद कर दें। ठीक है। फिर आप 10-15 मिनट चलाएं, फिर 1 घंटा बंद कर दें। मतलब सिर्फ पूरा दिन टेम्परेचर मेंटेन करना है बस। उसको बोलते हैं हमारे इधर जो सीधी भाषा में तातड़ बोल देते हैं। ठीक है। झुलसना नहीं चाहिए धूप के अंदर। वो झुलसने से आपने जैसे बचा लिया, जैसे ही उसकी जड़ें चल गई उसके बाद वो फसल मरेगी नहीं। फिर चाहे उसको आप 10 या 10 दिन पहले होते हैं, बस क्रिटिकल कंडीशन होती है, उसके बाद वो फसल नहीं मरेगी। फिर उसके बाद आप ड्रिप बंद कर दीजिए, स्प्रिंकलर। फिर आप ड्रिप के माध्यम से उसके अंदर वेंचुरी के माध्यम से उसको खार पानी दें। आपको जो ब्रॉडकास्टिंग हम हाथ से करते हैं वो भी करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप 30 एकड़ पे चले जाएं, 50 एकड़ पे चले जाएं, आपको किसी हेल्पर की जरूरत नहीं है। आपके ट्यूबवेल से ही सारी उसके अंदर दवाई, पानी, बूटी जो भी डालना है आपके ट्यूबवेल से डलेगा। ठीक है, हम धनिया पे चले गए। हालांकि टॉपिक हमारा शुगर केन है, वही उसी के पे। हाँ जी। क्या होता है कि किसान के मन में एक चीज आती है, अभी इंद्रजीत अगस्त का गन्ना कर रहा है। हाँ। और 13 महीने पे हमारे को ले गया। हाँ। हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जैसे ही अगस्त में गन्ना, नीचे तो गन्ना लगा दिया, बेड पे आपने धनिया लगा दिया। 40 दिन के बाद आपको, मैं ये बोलता हूँ कि आप मेरा झूठ समझे, हाँ जी, मेरा आप गप समझ लें 3 लाख वाला, क्योंकि 3-3 लाख का हुआ है, वो बड़ी रेशियो चली गई। आप उसको सिर्फ 1 लाख पे ले आइए। सही बात। आप उसको 70,000 पे ली, जितने की जीरी होती है उसको भी छोड़ दें। हाँ जी, खर्चा तो 15,000 हो रहा है, उसको छोड़ दें। जो मैं एक बड़ी रेशियो इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि किसान को एक उसका जो हैवी वॉल्यूम है, टॉप वॉल्यूम है, वो भी बतानी चाहिए, और जो उसकी बेस लाइन निचला स्तर है मिनिमम, वो भी बताना चाहिए। सही बात। कि ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक गया हुआ है। हाँ। और कम से कम कहाँ तक जा सकता है। ये मेरा बताने का चीज देती भी, उनको समझ आ जाए भी कहाँ तक जाती है। अब जो फार्मर 12 महीने वाला दूसरा गन्ना लगाता है, वो तो पूरे साल कोई फसल बीज ही नहीं सका उसमें, उसके पास 12 महीने बाद पैसे आए। यही हो रहा है। और जो हमने अगस्त में गन्ना लगाया भाई साहब,
उसमें क्या हुआ, गन्ना तो अपनी जगह लग गया, 40 दिन बाद आपको धनिया मिल गया। जीरी की फसल कितने बाद मिली आपको? 4 महीने बाद मिलती है ना, 3 से 4 महीने में। धनिया आपको 1 महीने बाद मिल गया, आपकी जेब में पैसे आ गए। जो आपने गन्ना पालना है सारा साल, उसके पहले ही आपको पैसे आ गए। वो गन्ना बढ़िया है कि 5 फुट वाला गन्ना बढ़िया है। और फिर जो गन्ना अगस्त वाला लगेगा, इसको पूरे मुकम्मल 13 महीने मिल गए। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात बताई थी कि 3 से 4 पूरी महीने में बन गई। मैक्सिमम अगर 4 पूरी बनी, 13 महीने से गुणा कर लो आप, 52 पूरी बन गई। सही बात। जो फरवरी से फरवरी का गन्ना है उसकी कुल 28 पूरी बनती है। हमारे पे कितनी पूरी का गन्ना है और उनके पास कितनी पूरी? नियरली डबल हो गया। अगर वो फरवरी से फरवरी 500 क्विंटल गन्ना ले रहे हैं, तो हमारा अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जब कट जाएगा, हमारे पास 52 पूरी का गन्ना है। कैसे नहीं 1000 क्विंटल गन्ना निकला? मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। 2 गुना प्रोडक्शन और 1 एक्स्ट्रा फसल मिल गई। नहीं जी, एक्स्ट्रा भी यहीं पे कहानी खत्म नहीं हुई। अच्छा। जैसे ही धनिया कटता है, उसके बाद तुरंत आपने उसी टाइम सितंबर में सरसों लगानी है फिर उसके ऊपर। अच्छा जी। फिर आपकी 6 से 7 क्विंटल सरसों निकलेगी। मेरे पास आप मेरा पूरा पेज खोलें, उसके अंदर आपको जो जो चीज मैंने निकाली हुई है उसकी वीडियोस है, जिस टाइम उसकी कटिंग हुई है, हार्वेस्टिंग हुई है, उसकी वीडियो है। फिर उसके अंदर जब सरसों लगी उसकी वीडियो है, उसके कटने की वीडियो है, उसको ढोने की वीडियो है। क्रॉप कंपटीशन के कारण हमने 2-2 फसल ले ली, तो मिट्टी की खुराक का फिर गन्ने पे प्रोडक्शन पे असर नहीं आएगा? क्या होता है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो अपने जो साथ वाली फसल होती है ना, उसको लाभ देके जाती है। समझ गया। धनिये ने क्या किया, अगर उस टाइम अगर धनिया नहीं लगाते अगस्त में, तो इतना ज्यादा उस पटे के ऊपर वीड उगना था, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस वीड को। धनिये ने उसके ऊपर छाव बनाई, धनिये ने वीड नहीं उगने दिया 1.5 महीना। धनिया पटते सार इतना मुलायम आपको जगह मिलेगी, आपने सरसों लगा दी, सरसों ने वहां पे नाइट्रोजन और बाकी तत्व जो गन्ने को चाहिए वो छोड़ के चली गई। तो गन्ने को बुरा मानना चाहिए या अच्छा मानना चाहिए? समझ गया। 2 टाइप की क्रॉप होती है, एक तो कॉम्पिटिटिव जो साथ में लगा दे तो प्रोडक्शन गिरा देती है, और एक होती है जो हेल्पिंग क्रॉप्स होगी, ये बढ़ावा देती है ओवरऑल प्रोडक्शन को। तो अगर आप सरसों नहीं लगाओगे, फिर एक चैलेंज और आ गया पाड़े का। उन दिनों पाड़ा तो गन्ना बड़ा हो जाता है, गन्ना पाड़े को नहीं मानता इतना, ठीक है। उन दिनों अगर आपने फ्लड दे दिया, मुंडूसी बहुत जमती है, वो मुंडूसी उस खेत की जान खींचेगी या जान वापस देगी उसको। तो ये दोनों क्रॉप खरपतवार से बचाती है। बिल्कुल, खरपतवार भी देगी, जान भी देगी उल्टा। हाँ जी, हाँ जी। गन्ने को बहुत सारी पद्धति से लगाया जाता है। बिल्कुल। कहीं पे रिंग पिट मेथड चलता है, कहीं पे लाइन में उसको सोइंग की जाती है खूड निकाल के। तो कौन कौन से मेथड इंडिया में फॉलो करे जा रहे हैं, और अगर उन सबको हटा दिया जाए, एक मॉडल पे अगर किसान को जाना हो, पूरे भारत देश के किसान, तो आपके हिसाब से कौन सा मेथड सही है और पैदावार पे अच्छी खासा? सबसे टॉप का मेथड है जी, गन्ना नर्सरी विधि से लगाया जाए। ठीक है। और इसको मैंने अपनी वीडियोस में जो मेरा इसको बताने का तरीका है, मैं इसको 5G टेक्नोलॉजी का नाम देता हूँ। 5G? उसका मैं कारण बताता हूँ। मान लो आपके पास पहले 2G सिम होती थी, ठीक है। आज आपके पास फोन में 5G सिम है। अगर आपको आज कोई बंदा ये बोले कि आप 2G सिम से सरवाइव कर लो, क्या आप कर दोगे? नहीं जी। है पॉसिबल? नहीं ना होगा। 5G का जमाना है, सारे 2G तो नहीं ना चल सकती। हाँ जी, हाँ जी। अगर इसी प्रकार अगर जो किसान भाई गन्ना बोते हैं, गन्ना बो दिया उन्होंने, जो पुरानी विधि है उसको मैं 2G बोलता हूँ, 2 फुट वाले को। ठीक है। वो गन्ना 1 महीने के बाद पता लगता है जमेगा नहीं जमेगा, कितना जमेगा। 1-1.5 महीने की वेट होगी, उसके बाद ही पता चलता है क्या होगा हमारे साथ। हाँ। फिर उसके बाद मेहनत स्टार्ट होगी। अगर आपके पास नर्सरी है तो आपको पूरे गिन के 10,000 पौधे लगाने हैं एक खेत के अंदर। उसको डिसिप्लिन मेथड भी बोलते हैं, उसको बॉर्डर इफेक्ट पैदा करना भी बोलते हैं। और 5G तो वो हो ही गया जब वो आपको एक चीज पता लगी भी इतनी मेरे खेत के अंदर संख्या होनी चाहिए, आपने उसको बिल्कुल बेस्ट मेथड से उसको जब लगा दिया, पहले दिन से ही आपको पता है कि मेरे 10,000 पौधे उगने चाहिए खेत में, उगे गए पौधे आपने जैसे लगा दिए, नेक्स्ट डे से ही आप उसकी सेवा करनी स्टार्ट कर दोगे। जो नॉर्मल खेती करते हैं वो जो गोड़ा बोलते हैं हमारी साइड, उसको खरीद के लाते हैं बीज के लिए। हाँ जी। तो उसमें तो आई थिंक 35 क्विंटल बीज लग जाता है। हाँ जी, उसका भी अभी मैंने वीडियोस परसों मैंने डाली है। हाँ जी। और सबसे ज्यादा प्यार मेरी वीडियो को इसको मिला है जो आज से 4 रोज पहले मैंने डाली है। ठीक है। आज तारीख होगी हमारी 8। हाँ जी। वीडियो डली हुई है 1 तारीख को। वो ओके। डलते सार उस पे 1.5 लाख व्यू आ गए और सिंगल कमेंट नहीं है जी उस पे कोई किसान भाई ये बोल दे कि आपने गलत बात का समर्थन किया। क्या टॉपिक था सर उसका? उस पे टॉपिक ये था,
मान लो जी, आपने भी बात छिड़ी है ना, मेरे बात याद आ गई। आप बोलते हो कि 35 क्विंटल गन्ना लगता है। हाँ जी। 1 क्विंटल गन्ने के अंदर 1000 प्लस आंख होती है, 12 से 1300 आंख 1 क्विंटल में। हाँ जी, ठीक है। जो जीवित आंख होती है, अगर आप गिनोगे, जीवित नहीं, जो आप उसकी गिनती करोगे तो। ठीक है। और एक आदर्श खेत के अंदर 40,000 गन्ना चाहिए हमें 1000 क्विंटल गन्ना लेने के लिए। समझ गया। 2 से 2.5 किलो गन्ना पैदा करना है मैंने, एक गन्ने का वजन। और 40,000 जब गन्ना होगा तो आप उसको गुणा करके देखें, 1000 क्विंटल गन्ना बन 1000 क्विंटल हो गया। हाँ जी। होता क्या है, हमने 35 क्विंटल गन्ना लिया, लेकिन वो स्वस्थ गन्ना नहीं लिया 35 क्विंटल। आँख उसकी स्वस्थ नहीं थी। बिल्कुल। आप हम क्या कर रहे हैं, हम 35 क्विंटल गन्ना तो खेत से काट लिया है, जो आड़ कबाड़ जड़ वड़ गड़ा पड़ा जिसमें मरी हुई आंखें भी हैं, वो भी हम बीज देते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जी। हमें सिर्फ गन्ने का ऊपर वाला हिस्सा लेना चाहिए, जो हमारे काम का है, ग्लूकोज लेना चाहिए हमें। जो नीचे वाला 75% हिस्सा है गन्ने का, वो फैक्ट्री के लिए बना है, वो जूस में बेचने के लिए बना है, या कोई और जहाँ पे भी वो जिसका उस बाजार में बिकने के लिए, वो 75% एरिया और चीज के लिए है, हमारे खेत के लिए नहीं है वो। हमने भी पढ़ा था कि जो गन्ना नीचे से मीठा होना स्टार्ट होता है। हाँ। और नीचे की पूरी मतलब कि उसमें ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया, इसलिए मिठास है। सुक्रोज तो मीठे के लिए बन गया। हाँ, या तो तो रस के लिए बन गया, वो तो जूस के लिए हो गया, फैक्ट्री के लिए बन गया। और ग्लूकोज का काम होता है एनर्जी निकालना, जो बड निकलेगा उससे पौधा बनाना, तो इसीलिए शायद वो ऊपर वाला ही इसका बीज में यूज होना चाहिए। अगर हम 35,000 आंखें हाँ जी जर्मिनेट करवाने में कामयाब हो जाएं, तो हमें जो हम बोलते हैं कि हमें टिलरिंग मिलेगी ना मिलेगी, उस टिलरिंग की हमें जरूरत ही नहीं है। एक भी काफी है, एक ही गन्ना उगाओ ना। हाँ जी। एक ही गन्ने को जैसे मर्जी आपने, जब 35 क्विंटल गन्ना, मैं अब कई किसान भाई बोलेंगे 35 क्विंटल गन्ना कैसे हम उगा लेंगे। भाई बीज तो 35 क्विंटल ही गन्ना रहे हो आप पहले भी। कोई मैंने अब थोड़ा आपको बोला है कि मेरे कहने से आप 35 क्विंटल गन्ना लगाओ, तो भाई सब गिरा तो रहे हैं, चाहे वो अच्छा गिरा रहे चाहे बुरा गिरा रहे। मैं उनको ये बात बोल रहा हूँ कि आप जीवित आंख चेक करके 35,000 आंख क्विंटल, 40,000 आंख होगी 35 क्विंटल गन्ने में, वो 40,000 आंख स्वस्थ गिराओ दो ना अपने खेत में, और गिरा के उसको पैदा कर लो। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, कोई टिलरिंग नहीं लेनी उसकी। वो गन्ना इतना ज्यादा हेल्दी होगा कि आप सोच नहीं सकते। पहले दिन से उसने सिर्फ कुछ नहीं करना, उसने बच्चे पैदा नहीं करने, उसने खुद अपना जीवन बनाना है, बस बड़ा होना है उसने। तो आपके यहाँ पे फिर टिलर आप लेते ही नहीं है उस पे? मैं वैसे ये तो मैं एक नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, ये कर सकते हैं हम। जी जी जी। जो हम कर ही नहीं रहे। ठीक है, करना चाहिए था हमें। और जो 35 क्विंटल वो बीज लाते हैं उसका खर्चा भी पड़ता है 18-20 हजार रुपए तो बीज लेने में। अब कई किसान भाई बोलते हैं अगर हमने 35 क्विंटल गन्ना छांटना पड़ गया बढ़िया वाला, हाँ, मैं बोलता हूँ कि 4,000 क्विंटल हम कबाड़ा गिराने का दे रहे, मैं तो कबाड़ा ही बोलूंगा जब उसमें से 5 क्विंटल गन्ना को उगता है, 5 या 6 10 उग जाता होगा। सही बात है। 25 क्विंटल गन्ना हम कबाड़ गिराने के 4,000 दे रहे, भाई उसको छांटने के 5 से 10,000 रुपए दे दो ना। 10,000 रुपए दे के आप अगर अप्रैल वाला गन्ना 1,000 क्विंटल पैदा करने की अगर सोच रहे हो, अप्रैल से, मैं तो अगस्त वाली भी बात छोड़ता हूँ, अगर आप अप्रैल में ये काम करेंगे तब भी 1,000 क्विंटल गन्ना निकल जाएगा। अगस्त वाले को तो छोड़ दो आप, उसकी तो बात वो तो गई, वो तो एक अलग तरीका है। मैं तो इस पे बात पे आता हूँ, अगर ना निकले तो फिर कहना। मतलब जो कर रहे हो उसमें बस वो छाटने का ग्रेडिंग उस टाइम पे। किसान बोलते हैं कि आप खर्चा करवा रहे हो। हाँ जी भाई साहब, आप 10,000 खर्च नहीं सकते और आप बातें करते हो 1,000 क्विंटल गन्ना लेने की, कैसे पॉसिबल है ये बताओ। सिर्फ 10,000 खर्च के हम 3 जो गन्ना कोई किसान भाई गेहूं काट के बेचता है ना, कोई एक आधा फार्मर जाता है 500 पे, नहीं 250-300 वाले हैं, इतना ही है सर। अगर वो डबल भी हो जाए 10,000 खर्च के तो 300 क्विंटल गन्ना पड़ गया। 300 क्विंटल को आप 420 से गुणा कर लो, 400 से ही कर दो जी, 1,20,000 बन गया। 10,000 खर्च के हम 1,10,000 रुपया नहीं लेना चाहते। कमी किसमें है? बस वो रिस्क नहीं ले रहे। नहीं, रिस्क नहीं है। हाँ जी, रिस्क तो तब होगा ना, रिस्क तो तब होगा अगर मैं 35 से 70 क्विंटल गिरवा रहा हूँ। हाँ, वो 35 तो गिर ही रहे हैं लेकिन स्वस्थ गन्ना नहीं गिरा रहे। इसको हम किसान का आलसीपन बोलेंगे, या किसान इस चीज पे आना नहीं चाहता, खुद से ही झूठ बोल रहा है किसान, अपने साथ ही ठगी कर रहा है। तो सर, अगर जो ये नर्सरी बनाने की कोई पहली बार किसान कर रहा है, उसको नहीं पता कैसे बनानी चाहिए, तो सबसे पहली चीज तो आती है वैरायटी का चुनाव। कौन सा बीज हमें लगाना चाहिए? किसान आमतौर पर लगाता है कि उसके खेत में जो आसपास गांव में लगा रहे वही लगा देता हूँ। एक्चुअल में वो गंडा जो है जाना तो मिल के अंदर है, शुगर इंडस्ट्री में है, वहाँ किस चीज़ का अच्छा प्राइस मिल रहा है, शुगर वालों को कौन सी वैरायटी की नीड है, तो
कैसे सिलेक्शन करना चाहिए कि कौन सी वैरायटी हम लगाएं अपने एरिया के हिसाब से, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अब तक की ना सबसे फेमस वैरायटी हुई है 238 CO0 238, बख्शीराम जी उसके जनक हैं। अब भी वो वैरायटी फेल नहीं है। अगर वो वैरायटी फेल हुई है ना तो वो किसानों की वजह से हुई है। सारे सीड हम जितने भी लेते हैं ट्रीटेड लेते हैं ना, मक्का खरीदने गए भाई साहब मेरे को ट्रीटेड सीड है तब दो, अगर हम जीरी वाला लेने गए तब हमने बोल दिया हमारे को ट्रीटेड चाहिए। जब गन्ना लगाते हैं तब काटा किसी के खेत में से आड़ कबाड़ काना ले आके गन्ना बो दिया, उसमें दोष किसका है भाई साहब? सही बात, फार्मर का ही दोष है ना। अगर वो गन्ना, जो चीज मैं बोलता हूँ, मैं क्या हर साइंटिस्ट बोलता है कि आपको गन्ना बीजना है सिर्फ ऊपर वाला 25% जिसमें ग्लूकोज है, ठीक है। उसका चयन करने के बाद आप उसको 52 डिग्री गर्म करिए। 52 डिग्री गर्म करने के बाद आप उसको ट्राइकोडर्मा में डिप करिए। आप उसको टिश्यू कल्चर माफक तैयार करके अपने खेत में बोए। 52 डिग्री गर्म कैसे करते? 52 डिग्री कोई मुश्किल कार्य नहीं है ये। 52 डिग्री आपने एक रोड ले ली, ड्रम के नीचे उसके ऊपर नंबर लिख देते हैं कि ये 52 डिग्री पे सेट कर दो। 52 डिग्री के बाद वो कट मार जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, रोड बिल्कुल सस्ता सौदा है ये। आपने नीले नीले ड्रम देखे होंगे ना, हाँ जी। उसके अंदर जो रोड आती है, जो ये हमारी पानी गर्म करने वाली होती है ना, तो दुकानों से मिल जाती है। उसके ऊपर लिखा होता है कि हमने कितना डिग्री पे अपना जो गीजर होता है ना, हाँ जी, जो अच्छी कंपनी का गीजर है उसके नीचे तो वॉल्यूम बटन लगा होता है, उसके ऊपर नंबर नहीं लिखा होता। उसको तेज कर देंगे तो फुल गर्म कर देगा, कम करोगे तो वो कट मारने लग जाएगा, कम कर दे। और जो सस्ते वाली है ना, ये जो रॉड आती है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है भी कितने डिग्री पे आपने पानी गर्म करना है। ठीक है, तो पानी में डाल के उसको 52 डिग्री करना होता है। उसको 52 डिग्री, आप 60 डिग्री पे गन्ना 60 डिग्री पानी गर्म कर लीजिए। ठीक है, गन्ने का टेम्परेचर पानी से ठंडा होगा ना, डलने के बाद उसको 40 डिग्री पे एकदम ठंडा होगा वो। फिर धीरे 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 वो आधे घंटे में वो टेम्परेचर मेंटेन हो गया। आधा घंटा ही हमने सिर्फ उसको रखना है। उससे 4 डिजीज खत्म हो जाएंगे आपके, जो सबसे खतरनाक है, ग्रासी सूट, ब्लैक स्मिट, विल्ट, और ये अपना आता है जी इसमें एक रस्ट, नहीं, एक विल्ट हो गया, ब्लैक स्मिट होगी, ग्रासी सूट हो गया, और एक आती है ब्लैक सिमट। ब्लैक स्मट, चारों रोग खत्म हो जाएंगे उसके अंदर से, जो सबसे खतरनाक है। जब आपने इतना शुद्ध गन्ना बीज दिया तो फिर हमें और वैरायटी पे जाने की जरूरत की है। अगर आप 238 को खुद सुधार के बीज लेंगे तो हमें और वैरायटी की जरूरत ही नहीं है कुछ बीजने की। जब सब किसान भाइयों को पता है कि ये बिल्कुल कम यूरिया में हर जगह हर मिल इसको ले रही है, और हमारा कर्जा पाड़ने वाली वैरायटी ये है, हमें और वैरायटियों के चक्कर में क्यों पड़ना चाह रहे हैं जी। हम इसलिए पड़ना चाह रहे हैं क्योंकि हम अपने किसान को लूटना चाहते हैं। हम किसी संस्था से चोरी करते हैं सीड, वहाँ के जो एम्प्लॉई होते हैं उनको 5-10 हज़ार रुपये 20 हज़ार दिए, फिर उसको अपने खेत में उगाते हैं। फिर उसको जो टाइम उसका सूटेबल नहीं होता उसको गलत टाइम पे उगा के उसको बड़ा करके दिखा के उसको 20-20 हज़ार रुपये क्विंटल बेचते हैं। और दूसरा फार्मर भी सोचता है इसने 20 हज़ार बेचा है, अगले साल मैं इसको 5 हज़ार रुपये क्विंटल तो बेच लूँगा। असली जो जड़ नाश गन्ने को नाश करा है ना, ये बीज माफिया ने करा है हमारा गन्ने का, जो कि हमें इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। गन्ना तो 20 हज़ार रुपये क्विंटल जिस किसान ने खरीद के बीजा है, वो गेरना तो उसने मील में ही है। हर किसान सीड थोड़ा पैदा कर लेगा, हर किसान सीड में थोड़ा बेच लेगा। किसानों के बात समझ ही नहीं आ रही। 20 हज़ार रुपये क्विंटल खरीद रहे है जी, 1 लाख रुपए क्विंटल गन्ना बिक रहा है, ब्लैक हो रही। क्या बात कर रही आप, मैं अब बोलूंगा तो फिर हायकार मच जाएगी। और मेरे को ये काम हमारे से भी 1 साल हो गया था। हाँ जी। मेरे पार्टनर थे, जब उन्होंने गन्ने का कार्य शुरू किया, उनकी वजह से मैं अपने गुरुजी को खो बैठा। चलो बड़ी मुश्किल से, जब मेरे में कमी नहीं तो मैं साइलेंट हो गया। तो आज परमात्मा की दया है कि मेरे, चलो उनको समझ आ गई भी इसका मेरे इंद्रजीत का फॉल्ट नहीं था। अब बड़ी मुश्किल से जाके दोबारा हमारा, मैं भी साइलेंट हो गया, वो भी साइलेंट हो गया। अब जब कहते हैं ना भी टाइम आता है आदमी का, तो जब सबको पता लग जाता है भी इसमें इसका कोई दोष नहीं था, तो फिर सब कंडीशन ओवरऑल सेट हो जाती है। तो आज परिणाम ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने उस दिन से, जब वो हमारे से गलती हुई या मेरे किसी ने मेरे को बोल दिया कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, वो हमसे गलत हुआ, उसके बाद मैंने प्रण कर लिया था कि मैं कभी भी गन्ना महंगा नहीं बेचूंगा सीड में। मेरे पास कोई वैरायटी आ जाए, कोई भी मेरे को वैरायटी अगर फार्म किसान दे, मेरे को वैज्ञानिक देंगे, तो मैं इसको मील के रेट या जो वैज्ञानिक बोलेंगे भी इसका 600 रेट है, 700 रेट है, जो सरकारी रेट होगा उसी रेट पे हम उसको बेचेंगे। उसकी ब्लैक नहीं होने दूंगा जो सीड मेरे पास होगा। मैं कभी भी कोई भी पौधा अगर तैयार करता हूँ, मेरे फादर साहब करते हैं, मैं तो नर्सरी वाले काम में जाता नहीं हूँ।
क्योंकि मेरे से फ़ोन नहीं उठता, मेरा अपना रुचि है। आज चलो मैं आपके वीडियो शूट होनी थी इसलिए मैंने कपड़े अच्छे डाल लिए, लेकिन मैं खुद कार्य सारा खुद करता हूँ। करते मैं देख रहा था। गन्ने को पानी लगाना है, गन्ने में खाद डालनी है, सारा कार्य मैं खुद करता हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा, यहाँ पे कोई दूसरा मेरा हेल्पर है वो गलती कर देता है, वो गलती का खामियाजा मेरे को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मैं उसको अपने साथ नहीं लगाता। तो सर आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। वैरायटी हमने सेलेक्ट कर ली जो आपने बनाया 238 लगाओ, 118 लगाओ, और बिल्कुल फ्री में मिल रही है। 400 रुपये क्विंटल, 450 रुपये क्विंटल मिलगी। उसको शुद्ध करके बीज लो, कहाँ पे कमी रह जाएगी। आप मेरे फार्म पे शायद आप गए होंगे। हाँ जी। ये CO 118 और 238 है, जिसका मैंने टारगेट 1000 क्विंटल रखा हुआ है। तो जब मैं खुद प्राणी, अब मैं इस बात का अंकार नहीं करूंगा मैं बड़ा पुराना हूँ, मेरे से पुराने बड़े हैं। हाँ जी। लेकिन जब मैं पुरानी वैरायटियां लगा रहा हूँ तो और फार्मर नवी की तरफ क्यों जा रहे हैं? जरूरत क्या है हमें? खुद बर्बादी, इतना महंगा सीड लगा के, और नेक्स्ट ईयर पता नहीं हमारे साथ क्या बढ़ना है। बिल्कुल जी। तो इसकी प्योद कैसे तैयार करती है? एक बार हमने ये ले लिया बीज लेट से, किसी भी किसान ने जहाँ से अवेलेबल है वहाँ से ले लिया, तो लाने के बाद इसको पूरी वो नर्सरी तैयार करने का प्रोसेस, बेड बनाने से लेके या ट्रेज में आप बनाते हैं, कैसे करते हैं आप? मतलब इसका मैं हमेशा जी, पहले तो जब हमारे पास गन्ना आता था, जब हमारे पास कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हमने गन्ना सारा यूज करना है। दोनों चीजें मैं आपको, मेरा ना मन होता है ऐसा भी फार्मर के पास हर चीज जाए। बड़े मेरे को टोकते भी हैं, भैया तू ना सारी चीजें मत बताया कर। ठीक है, कुछ नहीं होता, ये बात कुछ नहीं होगी। मेरा कर्म मेरे पास रहेगा, उसका कर्म उसके पास रहना है। इतनी बड़ी चीज नहीं है कि मैं कुछ बोलूंगा और वो अरबों खरबों में बिक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअल क्या होता है, गन्ने के 3 पार्ट होते हैं। जड़ वाले में कुछ और चीज है, बीच वाले में कुछ और जाना है, और टोपर वाले में और जाना है। जब कभी भी किसी किसान ने नर्सरी बनानी है, पहले तो वो गन्ना अपने खेत में बोए और उसको काटे 6 से 7 महीने बाद। ज्यादा दिन का गन्ना कभी नहीं लगाना। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर टॉप काम और करना है, उस गन्ने को 3 डिवाइड हिस्से कर लें। उसके जो सबसे नीचे वाला है उसकी पौध अलग भर दें, बीच वाला गन्ना है उसकी पौध अलग भर दें, और ऊपर वाले की अलग भर दें। उससे होगा क्या, आपकी जो ट्रे उगेगी वो एक समान रूप से सीड उगेगा। मतलब तीनों ग्रेडिंग होगी, तीनों की टॉप ग्रेडिंग जी। आप इस बात का खुलासा कब होता है, 2000 डॉक्टर रविंदर जी मेरे बहुत ही प्रिय हैं। हाँ जी। डॉक्टर रविंदर जी जो 1503 के जनक थे। ठीक है। उन्होंने मेरे फादर साहब को उन्होंने बुला के वहाँ पे जब हमारे को बताया कि आप नर्सरी बनाओ, तो हम तो यहाँ पे इतनी बना नहीं सकते, तो आप अपने फार्म पे कार्य शुरू करो। तो जब हमारे पास कुछ अड़चने आई तो हमने इस चीज़ पे कार्य किया। तो डॉक्टर रविंदर आए मेरे पास फार्म पे, कहते हैं भाई इंद्रजीत ये तेरी ट्रे एक समान कैसी उगी हुई है। तो जब मैंने उनको बात बुलाई तो डॉक्टर रविंदर कहता है भाई गुरु मार चेले वाला काम कर दिया। मेरे को बात उनकी भूलती नहीं है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं भाई, फिर उन्होंने वो खुद करके देखा काम जी, तो मज़ा आ गया उस बात का। मतलब हम दोनों ने ऐसे कार्य किए हैं डॉक्टर साहब और मैंने मिलके, शायद वो बड़े बड़े साइंटिस्ट करने में हिचकिचाते हो। जनवरी महीने के अंदर हमने गन्ना पैदा कर दिया। मैंने डॉक्टर रविंदर जी ने जब मेरे को मार्क दिखाया तो मैंने सोचा भी करते हैं कुछ। तो फरवरी के अंदर मेरे घर के अंदर वो, अब मैंने ऑफिस बना दिया अपना, 14 बाई 14 का कमरा था जी, नए मकान बने थे मेरे। मैंने अंदर उसके अंदर टेम्परेचर सेट कर दिया जी, हीटर लगा के, और नर्सरी डाल दी मैंने कई हजारों। और जब वो गन्ना हुआ तो डॉक्टर रविंदर जी का एक दिन आना हो गया। डॉक्टर रविंदर जी कहते हैं क्या कर रहा है? मैं जी वो गन्ना उगा रहा हूँ। कहते हैं अब कैसे उगेगा? मैं कहा जी उग गया। डॉक्टर रविंदर जी को उत्सुकता हुई, डॉक्टर रविंदर जी आए, कहते हैं भाई और ये और नया चाला कर दिया तूने। फिर डॉक्टर रविंदर जी ने उसके बाद अपने वहाँ पे फिर लैब बनवाई। कितना टेम्परेचर चाहिए इसको? जैसे कुल 30 डिग्री। तो आपने 30 डिग्री मेंटेन किया था उसमें? वो तो उससे भी ज़्यादा हो गया था। अच्छा जी। 30 डिग्री। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर अब मैंने उसमें अपना वो जो 14 बाई 14 का कमरा है, अब मैंने उसमें AC वाला सिस्टम कर दिया। उसके ऊपर नंबर लिखा आता है 30 डिग्री, उसको करता हूँ। अब फिर एक भाई ने चैलेंज कर दिया थोड़े दिन पहले, कहता जी जनवरी में गन्ना नहीं उगेगा। मैं कहा जी मिलते हैं 20 दिन बाद। फिर हुआ, फिर डाली वीडियो उसकी, और उसको मैंने दिखाया। मैंने और चीज़ नहीं दिखाई उसको, मैंने सिर्फ टेम्परेचर दिखाया। मैं कहा ये देख ले टेम्परेचर, और ये उग रहा है गन्ना। डॉक्टर रविंदर जी ने तो चलो मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे श्रेष्ठ हैं वो, लेकिन उनके पास पैसा था। उन्होंने एक चीज बड़ी सुंदर ढंग से और अच्छी चीज, वेंटिलेशन वाला मॉडल तैयार किया। मेरे पास जो किसानी का जुगाड़ होता है सस्ता, मेरा जुगाड़ मतलब बढ़िया काम है हुआ। ठीक है। वेंटिलेशन तो नहीं कर पाया मैं, क्योंकि उनके पास तो वो ट्रे, एक ट्रे ऐसे, एक फिर उसके ऊपर
सरकारी पैसा भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं जी। लेकिन मेरे पास और था, मैंने चट्टा लगा के उसके ऊपर ट्रे रख के तो मैंने वैसे किया, लेकिन मेरा जो कार्य था वो 100% सक्सेस हुआ। रिजल्ट जनवरी के महीने के अंदर कोई गन्ना नहीं पैदा कर सकता, उसका हर ईयर करता हूँ। उसका कुछ बेनिफिट होता है क्या? बेनिफिट क्या होता है कि अब मेरे कई फार्मर दोस्त हैं, उनको वो गन्ना बीजते हैं जनवरी फरवरी में, कई बार उगता नहीं है, उनको नर्सरी देनी पड़ती है हमें। अच्छा, अगर हम नर्सरी जनवरी में पैदा नहीं करेंगे तो मैं उनको फरवरी के एंड में पौधा कैसे दे पाऊंगा? अच्छा, मतलब उनका जो बीज जर्मिनेट मेरे को 50,000 1 लाख पौधा उनके लिए तैयार करना पड़ता है। तो उनके लिए करते तो मेरे को अब मेरी एक मान लो दुकान है, मैंने एक चीज बिजनेस बनाया है, अगर मेरी दुकान से ग्राहक खाली चला गया तो फिर मैं दुकानदार कैसा? सही बात है। मेरी जो फार्म है हमारा 24 घंटे और 12 महीने हर हफ्ते सीड आपको मिलेगा, चाहे 5,000 पौधा हो चाहे 10,000 हो। हमारे फार्म पे कभी पौधा नहीं खत्म होता गन्ने का, मिलता है। इतनी जबरदस्त कंसिस्टेंसी बना रखी है आपने, पूरा बिल्कुल बैचेस में चलता है। बिल्कुल चलता है, पूरा साल मैं पौधा उगाता रहता हूँ। तो हमने समझ लिया था कि गन्ने को 3 हिस्सों में बांटना है, उसकी ग्रेडिंग करनी है नर्सरी के लिए। तो उसको आप लगाते कहाँ पे? जैसे आंख उसकी काट लिया आपने, मान लो एक पोरी पे एक आंख होती है, हाँ जी। फिर उसको काटने, उसको हमारे पास मशीनें हैं, ठीक है, उसको बड़े ही उसका जो साइज होता है शायद वो 1.5 या 2 इंच की आंख कटती है, मैंने पूरी वो मापी नहीं है। मतलब बस आंख वाला एरिया काटना होता हाँ, सिर्फ हमने आंख काटनी है, सिर्फ इतनी होती है जो उसके अंदर हमारी जो ट्रे की कैविटी 50 कैविटी की ट्रे होती है उसके अंदर आ जाए बस वो। ठीक है। फिर उसको हम काटने के बाद वही प्रोसेस चलता है फिर हमारा गर्म करने वाला। हमारे पास नेगेटिव मशीनें हैं, ठीक है, वो हमने बनवाई थी यहाँ, ये जो फतेहाबाद एरिया है वहाँ से 52 डिग्री पे आप उसको गर्म करते हैं। उसके अंदर सब कुछ लगा हुआ है, 52 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करती है। और उसके अंदर एक प्रोसेस और बड़ा जबरदस्त लगा हुआ है, उसके अंदर हमारे को किसी चीज के अंदर टीका भरना पड़ता है ना, हम उसको नेगेटिव एयर बनाते हैं उसके अंदर। तो जैसे वो नेगेटिव उसके अंदर से हेयर गुजरती है ना, तो जब जैसे वो चूस मारता है, तो चूस मारने के कारण वो परली तरफ, जैसे इधर से तो चूस मारी हवा ने, परली तरफ दवाई होती है, उसके अंदर दवाई ऑटोमेटिक भरी जाती है। ओके, सीड ट्रीटमेंट जो दवाई आप ये किसी के पास नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ये हमारे पास है, या तो डॉक्टर रविंदर जी के पास है, ठीक है, या मेरे पास है। तो बीज उपचार हो गया। हाँ जी। उसके बाद आप जो ट्रे लेते हैं उसमें मिक्सचर क्या डालते हैं? मिक्सचर उसमें कुछ नहीं डालना चाहिए कभी भी, ठीक है। उसमें मिक्सचर इसलिए नहीं डालना चाहिए, एक तो हमारा सबसे बड़ी बात होती है हमारी ना, खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए कभी भी। जो किसान अंधाधुंध पैसा खर्च के कमाई करने की सोचेगा ना, मैं ये भी कर दूं वो भी कर दूं, वो किसान बहुत कम कामयाब होगा जी। अपनी जेब दे के हमेशा इंसान को कार्य करना चाहिए। पौधा हमें सिर्फ जर्मिनेशन के लिए चाहिए, हमें ताकतवर पौधा नहीं चाहिए। पौधा ताकतवर अगर ज्यादा ताकतवर कर लेंगे तो हम टिलरिंग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक जर्मिनेशन लेनी है। जर्मिनेशन लेने के बाद हमें उसको तोड़ना है। सही बात। तो हमें तगड़ा पौधा करने की जरूरत क्या है, हमें और मिक्सचर डालने की जरूरत है, हमें सिर्फ जर्मिनेशन बेस्ट करना है। अगर आपको कोकोपीट बढ़िया नहीं मिल रहा तो आप उसको 2 से 3 बार वॉश कर लें, उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज घट जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज घटेगा तो वो उसकी जो जर्मिनेशन रेट है वो बढ़ जाएगा कोकोपीट का। हाँ जी, तो कोकोपीट डालना है बस खाली कोकोपीट डालो और कोई चीज नहीं डालनी। कई फार्मर बोलते हैं कि वर्मी कंपोस्ट डाल दे, फलाना डाल दे, ढिगड़ा डाल दे, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सस्ते काम करो। और दूसरी चीज, अगर और सस्ता करना है किसान भाइयों को, आप क्या करें, चौथा हिस्सा उसमें गोबर की खाद पहले ही। देखो, जो कोई युद्ध करना है ना, जो एकदम किसी के ऊपर हमला करेगा ना वो हार जाएगा, और अगर कोई नीति के साथ युद्ध करेगा वो जीत जाएगा। अगर आपने कोई फसल करनी है ना, उसकी 6 महीने साल पहले तैयारी करो। आपने जो गोबर का खाद लिया है ना, उसको सुखाओ पहले। अगर आप उसको केचुए के उधर से निकाल ले, अपना तैयार करो। ये नहीं मैं बोल रहा कि वर्मी कंपोस्ट आप बड़े बड़े बैग ठा ले और उसको डाल दो, वो काम अच्छा नहीं है। आप उसको पहले फैला दें, सुखा लें, और फिर आप उसको अपने कोकोपीट के अंदर मिक्स करके रख दें। उसको ऑटोमेटिक ही उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाएंगे। ठीक है, वो उसको बहुत ही जबरदस्त चीज आपकी तैयार हो जाएगी। मतलब 20% 30% डालना है बस। बिल्कुल सस्ता घर का जुगाड़ बनाए। और ट्रे की कैविटी क्या बताई थी आपने? 50 कैविटी की। 50 कैविटी की ट्रे। फिर इसको रखा कहाँ पे जाता है? इसको ढक के रखना होता है या पानी कैसे देना होता है, और कितने दिन में जर्मिनेट होता है? पूरा इसका प्रोसेस कैसे? इसमें जी देखो, वो सारी हमने आँख थोड़ा सा बुरादा नीचे डाला, फिर उस पे आँख रखी, फिर और बुरादा डाल के, ठीक है, ट्रे भरी 50 कैविटी। आँख का फेस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? हर आँख का फेस ऊपर की तरफ होगा। ठीक, खड़ी नहीं लगानी। कई किसान भाई खड़ी भी लगाने लग जाते हैं, वो
ऊपर से सूखनी स्टार्ट हो जाती है। फिर लेटा के आप उसको लेटा के रखोगे हाँ जी, तो बेस्ट रहेगी वो। ठीक है। तो जैसे वो ट्रे भर गई, फिर उसके ऊपर दूसरी ऐसे लाइन लगानी है 10 से 12 की, ठीक है। ज्यादा बल्क में जब करते हैं काम। हाँ जी, उसके ऊपर फिर आपने एक कटर लगाना है, उसके ऊपर आंख के ऊपर आंख ना है, वो जो कटोरी होती है ना, हाँ। उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दे। अच्छा ठीक है। उसके ऊपर जैसे ही वो जमेगी ना, तो उसको नीचे से गैप तो होता ही है, हाँ। तो वो आंखें निकलने में टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, वो अपनी जगह बना लेगी। समझ 3 गया से 4 रोज में सिर्फ इतनी होती है, उसको आसानी रहेगी निकलने में। जी। तो उसको 3 दिन के लिए आपने बंद मार के ब्लैक लिफाफे के अंदर रख देना है। कमरे के अंदर रखना है या खेत में रखना है? ठंडी छाया में। ठंडी छाया के अंदर। छाया में रखना है। ठीक है। अगर आप बाहर धूप में रख देंगे उसको, क्या होगा, ब्लैक लिफाफा उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा अप कर देगा हाँ जी। कि वो अंदर गर्म होके गल के मर जाएगा वो। ठीक है। उसको आप 3 दिन के लिए रख दें। ठीक है। 3 दिन बाद आपने उसको खोलना है, आपकी सारी टोटल आंखें जमी होंगी। सिर्फ आपने कार्य क्या करना है, अगर आपने टोटल आंखें जमवानी है, एक भी आंख आपने खराब नहीं करनी। आपकी जो भी आंख जिस टाइम कटती है ना, उसको बिल्कुल सेंटर कटी हुई आंख, और उस पर चोट ना लगी हो, चोट ना लगी हो, आंख पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल ओके, बड़ी स्वस्थ आंख भरोगे तो स्वस्थ ही जमेगी। अगर आपने डैमेज आंख भर दी, वो नहीं जमेगी। तो जर्मिने उसमें भरने के बाद उसमें कुछ पानी भी देना होता है क्या? वो आप जब आप जो मिक्सचर तैयार करोगे, कोकोपीट होता है जो थोड़ी खाद मिली हुई है, हाँ जी। वो फुल नमी होनी चाहिए उसमें। अच्छा, उसके अंदर ही नमी कर देनी है वो पहले? फुल भीगा हुआ होना चाहिए ना कोकोपीट हमारा। ठीक है। तो कोकोपीट जब भीगा हुआ उसके अंदर जाएगा, तो जब उसको हम ढक देंगे, उसके अंदर अपनी एक गर्मी पैदा होती है। जो गन्ना होता है ना, इसकी अपनी गर्मी भी होती है, और वो जब उसको हवा नहीं लगेगी तो गर्मी उसके अंदर उठेगी, और उस गर्मी में अपना जर्मिनेशन हो जाएगी। और ये 3 दिन में वो जर्मिनेट होगी। जर्मिनेशन हो जाएगा। उसके बाद ये ट्रे उठा देनी हाँ, होगी। वो फिर लिफाफा खोलना है उसको। हाँ जी। लिफाफा खोल के उसको एक दिन फिर वहीं पे रखना है, छाया में। हाँ, छाया में रखना है। ऐसा ना हो कि उसके अंदर से हवा गुजर जाए। एक साइड उसकी बंद रखनी है कि उसके अंदर से हवा गुजर के वो सूख ना जाए। ठीक है। सिर्फ एक साइड कर देनी है कि उसके अंदर से हवा मतलब निकल के जाए, उसको सुखा ना दे ज्यादा। तो उसको एक दिन के लिए रखना है, फिर वो थोड़ी स्पीड से बढ़ेगी। ठीक है। थोड़ी बड़ी करके भी जीवित रहे, बाहर जब उसको धूप लगे थोड़ी बड़ी हो जाए, तो फिर उसको फैला के फिर उसके ऊपर स्प्रिंकलर चलाना है आपने, दिन में 2 बार। दिन में 2 बार। आप ये कार्य जब तक आपका पौधा नहीं बिकेगा या आपने अपने खेत में नहीं लगाया, तब तक आपको ये प्रोसेस चालू रखना पड़ेगा। पानी उसके ऊपर डेली लगेगा। ये सबसे जरूरी सवाल है। अगस्त में आपा लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये काम हम अगस्त से कितनी पहले कर रहे हैं? 1 महीना पहले? पूरे 40 दिन पहले। 40 दिन पहले हमने बीज लगा देना है उसके अंदर। हाँ जी, बिल्कुल 40 दिन का पौधा आपको चाहिए। कई किसान अब ये बात बोलते हैं अभी कच्चा पौधा ना लगाओगे तो यील्ड नहीं बढ़ेगी। ठीक है। अगर आप 40 दिन से कम पौधा लगाओगे, वो मर भी सकता है, क्योंकि उसके अंदर जीने की अभी वो जड़ें नहीं है। और दूसरी बात, कई किसान भाई बोलते हैं कि ये कच्चा जीरी वाला मैटर नहीं होता इसमें। अगर 40 दिन वाली आंख होगी ना, उसके नीचे छड़के के रिंग बनने स्टार्ट हो जाते हैं, वो टिलरिंग बहुत ज्यादा जल्दी करेगी। एक तो वो पौधा थोड़ा मजबूत हो गया, हो गया, जैसे आप तना मजबूत हो गया उसका। तना मजबूत हो गया। हाँ जी। उसके नीचे आंखें भी पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वो गन्ना लगेगा, अच्छी जड़ चली हुई है उसकी, वो ज्यादा सरवाइव करेगा जीने के लिए। ठीक है। बाकी जो कच्चा गन्ना आप लगाओगे, कहीं बोलते हैं, मैं एक दिन किसी भाई से बात कर रहा था, नहीं नाम लूंगा मैं, वो भी जिनसे बात की वो भी पूरे अपने आप में तुर्रम खान है गन्ने के, और जो भाई उनसे बात कर रहा था वो भी अपने में पूरा तुर्रम खान है। उन्होंने एक बात बोल दी, पता नहीं तो किस वे में बोलते हैं, कहते हैं कि मेरे को उन्होंने ये बात बोल दी, 35 दिन से बड़ा पौधा आपने लगाना नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने जो खेत में गन्ना लगाया हुआ है, मैंने 70 दिन का पौधा भी लगाया है, और वो भी 1000 क्विंटल गन्ने पे जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है गन्ने के अंदर कि आप गन्ना कच्चा लगाएं या गन्ने के अंदर कच्ची पौध होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये 40 दिन तक जो हमारे को पानी देना, ये दिन में 2 टाइम उसको सिंचाई देनी है, कुछ खाद वगैरह कुछ नहीं देनी? कुछ नहीं देना, क्योंकि हमें सिर्फ उसको जर्मिनेशन के लिए। अगर आप ज्यादा तगड़ा कर देंगे ना, ठीक है, तो वो पौधा स्पीड से बढ़ेगा, वो टिलरिंग नहीं होने देगा आपकी। हमें उससे ब्याज चाहिए अच्छा। अब 40 दिन के बाद जब हम इसको खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, उससे पहले खेत की तैयारी कैसे करेंगे? खेत की तैयारी आप जैसे नॉर्मल ट्रेंच निकालते हैं, वो ट्रेंच निकालो। ट्रेंच निकालते सारा आपने खेत के अंदर अच्छा खाद, जो भी बेसल डोज आप दे सकते हैं। गोबर की खाद? हाँ, जैसे गोबर की खाद नहीं देनी चाहिए। अच्छा। गोबर की खाद तो एक वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, कोई जरूरत नहीं है उसकी गिरने की। उसका आसान तरीका मैं आपको आगे जैसे ही अभी टाइम आएगा मैं बताता हूँ उसका। ठीक है। उसमें आपने जब गन्ना लगाना है, खेत में पानी भर लें। ठीक है। पानी भरने के जो बेसल डोज डालनी है, वो आपने खूड़ निकालने के तुरंत बाद डालनी है, पानी लगने के बाद नहीं डालनी। क्योंकि वो फिर जैसे पानी आएगा उसके ऊपर रिग आ जाएगा, और वो जो खाद है नीचे चली जाएगी मिट्टी के। ठीक है। अगर आप बाद में डालेंगे तो वो सुई की नोक जितनी भी नहीं पौधे को मिलेगी आपके, अगर पौधा लगने के बाद आप खाद डालोगे तो।
तो वो मतलब नहीं ले शुरुआत पाएगी। में ही मिट्टी मिक्स नीचे करनी। डाल दे उसको। ठीक है। फिर जैसे आपका 25% पानी रह जाए खाड़ियों में, उसका क्या आपको लाभ मिलेगा, आपको जो सरफेस है ना वो नीचे वाली पानी के नीचे वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। आपने पौधा जो लगाना है वो बिल्कुल जो बल्ब है पौधे का, वो बल्ब बिल्कुल आपने सतह के बराबर अंदर, वो जितना 1 इंच है, 1.5 इंच है, 2 इंच है, उसको पूरा नीचे ले जाना है। ठीक है। लेकिन जहां पे वो खत्म होता है उसको जमीन के इक्वल रखना है। ओके। उसके ऊपर आंख है वहां पे, जहां पे वो खत्म हुआ जी। वहां पे अगर आपने ज्यादा गहरा कर दिया उसको, अगर 1 इंच गहरा कर गया, 2 इंच गहरा कर गया, तो वो जैसे ही बरसात 1-2 बरसात और हुई उसके ऊपर मिट्टी आई तो आपकी टिलरिंग लेट हो जाएगी, टिलरिंग लेट हो जिससे जाए। आप पिछड़ते ही चले जाओगे। मतलब कि आंख नहीं ढकनी है पूरी। बिल्कुल नहीं, आंख तो पौधा बना हुआ है वो तो। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आपने गन्ना लगाना है, गुल्ली लगानी है, तो आपने आंख नहीं ढकनी। ठीक है। अगर आपने पौधा लगाना है तो वो ज्यादा गहरा नहीं लगाना, गहरा नहीं लगाना। आपने टॉप टिलरिंग लेनी है, फास्ट टिलरिंग लेनी है, मैक्सिमम लेनी है, तो उसका सबसे बड़ा राज ये है। 1 एकड़ में कितने लगेंगे अभी ये जो हमने सीड बनाए? अगर आपने सीड बनाना है फिर तो आप 5 से 6 हजार पौधा लगा लें, क्योंकि वो आपने यील्ड नहीं लेनी। बेस्ट सीड तभी तैयार होगा जब फुल हेल्दी और खूब मोटा गन्ना होगा। अच्छा जी। अगर आपने बेस्ट टॉप यील्ड लेनी है उसके लिए 10 हजार पौधा सफिशिएंट है। ठीक है। 10 हजार पौधे से आप कैलकुलेशन करें, आपको जो फर्स्ट टिलरिंग होती है गन्ने के अंदर वो 6 पौधों की होती है। उसके बाद फिर 6 होंगे, उसके बाद फिर 6 निकलेंगे, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है उसका काफिला। एक पौधे से कितने टिलर लेने अपने को? आपने सिर्फ 6 पौधे लेने हैं, 6 पौधे लेने वो हैं, तो 60 हजार की खेत में संख्या तैयार होगी। 60,000 होगी। अगर किसी पौधे में 4 रह गए, किसी में 6 रह गए, तो एवरेज आप उसकी 5 मान लीजिए। ठीक है। 5 मानने के बाद आपको संख्या मिल गई 50,000। 50,000 गन्ने खड़े हैं उस खेत के अंदर। अगर आपने उसको 2 से 2.5 किलो का तैयार कर लिया तो आप सीधी कैलकुलेशन कर लो। अगर 2 किलो का गन्ना है 1,000 क्विंटल, अगर आपने आधे किलो का और कर दिया तो वो 250 क्विंटल और जुड़ गया, 1250 क्विंटल। 1250 क्विंटल हो गया। सीधी सी बात है ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ना कोई ये बड़ा तकड़ी साइंस है इसके पीछे, सिर्फ आपने टाइम पीरियड सेट करना है। ठीक है, समझ गया। हमने सीड सिलेक्शन समझ लिया, वैरायटी समझ ली, बीज की जो हमारी नर्सरी तैयार करनी वो समझ ली, खेत में पानी लगाने की विधि समझ ली। अब लगाने के बाद बेसल डोज में कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर जो किसान भाई आमतौर पर दूसरी फसलों में डालते हैं, डीएपी, यूरिया, पोटास, उसके बारे में बताएं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अभी किसान भाई नहीं करते हैं और गन्ना वैसे भी एक ऐसी फसल है जिसको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए। और आपने बताया उसमें धनिया भी हम लगाएंगे, आगे जाके सरसों भी उसमें लगाएंगे, तो शुरुआत में ही क्या खुराक डालनी चाहिए, कौन कौन से उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट लें ताकि साल भर हमारी एक बेसल डोज की पूर्ति रहे? सबसे पहले तो आपको जब गन्ना लगाना है ना जी, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लोगों से ज़्यादा और कुछ ज़बरदस्त चीज़ करनी है, सबसे पहले आप मिट्टी चेक करवाएं अपनी। अच्छा जी। मिट्टी चेक करने से आपको पता लग जाएगा आपके खेत में किस चीज़ की गांठ है। जी। गांठ तो किसी चीज़ की हो और आप पूरी किसी और को कर रहे हैं। सही बात है। अगर आपको पता लग जाए भी मैं किस कंडीशन में हूँ और मेरे को क्या करना है, वो सबसे बड़ी चीज़ तो वो होगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपने फिर भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ कुछ डालनी है तो मैक्सिमम आप उस टाइम 2 कट्टे डीएपी की बजाय एनपीके डालें। 2 कट्टे एनपीके जो 12-32-16 होता है, ठीक वो है। एक बिल्कुल पीछे से ही बैलेंस बना आता है, उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट है। वो पौधे को डीएपी से भी ज्यादा मतलब पौधा उसको मानता है, गन्ने की जो फसल है। ओके। 2 कट्टे उसके डाल दें आप। अब कई किसान भाई बोलेंगे कि 2 कट्टे ज्यादा नहीं हो गए, ज्यादा है, हम कब कह रहे हैं। अगर आपने 1,000 क्विंटल गन्ना प्राप्त करना है, 50,000 की संख्या को आपने खेत में सर्वाइव करवाना है, उसको भोजन तो आपको देना पड़ेगा। हम उसी के हिसाब से खाद लेके चल रहे हैं, 1000 क्विंटल के हिसाब से। बिल्कुल आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी और कुछ ज्यादा भी नहीं है। डीएपी 3-3, 4-4 एकड़ भी लोग हाँ जी आलू में घेर देते हैं, जो सिर्फ 3 महीने की फसल है। ये आपके 13 महीने रहने वाली है जी। इससे आगे आप को कुछ ज्यादा जो 1,000 क्विंटल गन्ना आपने लेना है, अगर आप इसके बेस्ट टाइम पे जाएंगे, बेस्ट टाइम इसका अगस्त, जुलाई और सितंबर का है। जुलाई, अगस्त और सितंबर का है। जुलाई में जाएंगे तो आप 100% 1200-1300 से ऊपर ही रहेंगे। ठीक है। अगर आप अगस्त पे आ गए हो तो आप 1,000 प्लस 1100-1200 तक रहोगे। ठीक है। अगर आप सितंबर पे आ गए हो फिर 1,000 से आप नीचे आना स्टार्ट हो जाओगे। तो आपने जैसे कहा था कि अगस्त में आप लगाते हैं और 13 महीने की फसल है, तो अगले साल तो फिर हम सितंबर में ही जाएंगे, जैसे उसमें देखा जाए किसान भाई। 13 सितंबर में कटा नहीं, वो सितंबर में नहीं कटेगा। ठीक है। वो गन्ना आपका कटेगा जी जाके अक्टूबर में सीड में।
या वो कोई रसवाड़ा लेगा उसको, मील चलेगी तो फिर नवंबर में फिर वो 15 महीने का कंसेप्ट बन जाएगा आपका। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। अगर मान लो आपने कोई चीज बेस्ट तैयार कर ली, आपका गन्ना पका हुआ है, आप इसको जूस में बेच सकते हैं। और अक्टूबर में सब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, जो लोग मतलब गन्ना बीजते हैं, तो उस टाइम आप उसको गन्ने को बेच सकते हैं अपने बड़े आराम से। अगर और आपने अर्ली बीजना है, जैसे अब अगस्त वाला कई किसान भाइयों के पास सीड नहीं होता, तो आप इसको अगस्त में भी सेल कर सकते हैं, सितंबर में भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने उसकी मार्केट कैसे करनी है। कैसे करनी है। तो 12, 32, 16 NPK हो गया। इसके अलावा भी किसान भाई जैसे कुछ फर्टेरा आती हैं और जो प्रोडक्ट उसके अंदर आपको सबसे बेस्ट चीज है फर्टेरा गिरानी चाहिए आपको 10 किलो। 10 किलो। और जो कई किसान भाई अब डायरेक्ट गुल्ली लगाते हैं, तो सबसे जो विनाश का कारण है मैंने किसानों का पिछड़ने का, विनाश ही बोलूंगा, जब गन्ना ही नहीं होना तो विनाश ही हो गया फार्मर का। जी। वो क्या कर रहे हैं अब, सबसे बड़ा ट्रेंड क्या चल गया, व्यूज लेने हैं बस। ठीक है। कोई नया सा कार्य करो और उसके व्यूज ले लो और नीचे बस किसान ये लिख दे, वाह जी वाह बड़ा आसान कार्य हो गया, लाभ उसका चाहे 0। अब हमने मान लो एक गुल्ली डाली है खेत के अंदर, ट्रीटमेंट हमने उसका कोई कराया नहीं, और हम उसके ऊपर स्प्रे करते चले नाली के ऊपर, वो 4-5 घंटे में तो बड़ी मुश्किल से उसके अंदर दवाई जा रही है। और कैसे पॉसिबल हो गया कि आपने 10 टैंकी लगाई और वो गन्ने के अंदर दवाई चली गई। गन्ने की जो परत है प्लास्टिक है, एक हिसाब का लोहा ही मान लो इसको आप, उसके अंदर तो दवाई जा ही नहीं सकती। हम वहां पे भी बड़ी तकड़ी अपने आप के साथ ठगी कर रहे हैं। ठीक है। तो आप उसको पहले सीड नर्सरी नहीं लगानी, गुल्ली लगानी है तो उसको फुल ट्रीटमेंट करें, बाद को पहले 5-6 घंटे उसको भी भिगोएं। ठीक है। अगर दूसरी बात पे हम जाते हैं, कई भाई नई नर्सरी तैयार करना चाहते, तो फिर आपने एक आंख की गुल्ली लेनी है, लेटानी है, वो खड़ी नहीं करनी, और जितना ज्यादा हो सके जो ट्रेंच है उसको गहरा खोद लें। जितना ज्यादा गहरा आप गन्ना लगाते चले जाओगे, उतना ज्यादा आपका गन्ना लंबाई लेगा, उतना ज्यादा आपका गन्ना वजन लेगा। गहराई में लगाना। गहराई में लगाने, गहराई में लगाने का मेन ये नहीं होता कि आपने एक गन्ना लगाया और उसके ऊपर तभी मिट्टी गिरा दी। डे बाय डे जैसे आप उसकी जुताई करेंगे, नड़ाई करेंगे, धीरे धीरे वर्षा के साथ, धीरे धीरे ट्रैक्टर के साथ, वो जो आपका बेड बना हुआ धीरे धीरे नीचे गन्ने के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस से आप धीरे धीरे मिट्टी लगाएं, ना कि आप एकदम सारी मिट्टी एकदम इकट्ठी गिरा दें। ठीक है। तो उससे आपकी ईल्ड में बढ़ोतरी ऐसी होगी, अगर आप ज्यादा मिट्टी नहीं गिराएंगे तो वो पहले दिन से टिलरिंग लेना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही उसने 6 टिलरिंग ली है आपकी, उसके बाद आप एक फर्स्ट मिट्टी चढ़ा दो कि वो और उससे आगे टिलरिंग ना ले, बस अब ना ले। अब वो 6 को लेके चलो। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, अगर आप उससे ज्यादा टिलरिंग लेंगे, वो एक तो उसका भोजन खा के मरेगा जी। एक आपने खुद अपने खेत के अंदर जो 6 से अगले पौधे हैं वो वीड तैयार कर दिया, आपने खरपतवार तैयार कर दिया। वो खुद आप लेंगे, बाकी गन्नों को भी कमजोर कर देंगे। बिल्कुल, वो विनाश का दूसरा कारण ये भी होता है हमारे। तो मतलब ये तो टाइम पे ये भी देखना है कि हमारे टिलर कितने आ रहे हैं, उसकी छटाई निकालने पड़ेंगे। टाइम तो ये तो होता नहीं कि एक पौधा हमने लगाया वो तो 20 दिन में टिलरिंग पूरी कर गया। पूरा खेत एकदम ही बराबर चलता है। अच्छा जी। 1.5 से 2 महीने बाद वो अपनी टिलरिंग पूरी कर लेगा। मैं पूरी क्रॉप स्टेज समझना चाहूंगा। जब हमने इसको लगा दिया, नर्सरी को लगा दिया, हमने इसको लगाया था अगस्त महीने के अंदर, अब ये टिलरिंग की प्रोसेस कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? ये आपकी 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 2.5 महीने में। अगस्त पूरा और सितंबर पूरा हो गया। सितंबर और पूरे सितंबर के अंदर आप मेरे हिसाब से मिट्टी चढ़ जाएगी आपकी, पहले वाली है जो। ठीक है। पहली मिट्टी कितने दिन पे चढ़ानी है जब टिलरिंग कंप्लीट हो जाए? वो आपकी 6 टिलरिंग आती सार, जैसे ही आपको दिखे छोटे छोटे कहे आए तो आप उसको मिट्टी गिराएं, बस उसके ऊपर मिट्टी गिरा देनी है। और इस बीच हमने जो बात करी थी, हमने 12, 32, 16 डालना है, साथ में हमने फर्टेरा 10 kg डालनी है। इसके अलावा भी कुछ सल्फर, जिंक ऐसी चीजें अभी सल्फर की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। सल्फर एक तो फंगीसाइड होता है, ठीक है। एक उसका थोड़ा सा कार्य ये होता है कि जमीन को ज्यादा पानी पिलाती है। अगर आप खेत को गहरा जोत लेंगे पहले ही, ठीक है, अच्छे अपने आजकल तो बड़े सब सॉइलर आ गए हैं, तो किसी चीज की कमी नहीं रही फार्मर के साथ। 4x4 ट्रैक्टर है, आप खेत को बहुत ज्यादा गहरा जोत लें, ताकि अगस्त के महीने में बरसातें बहुत ज्यादा होती हैं, वो खेत पानी काटने की बजाय आपके खेत में वहीं पे समा जाए। तो ये बेस्ट फार्मूला रहेगा उसके लिए। और आपको ज्यादा चीजें डालने की जरूरत नहीं है। डालने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने गन्ने को प्रॉपर 13 महीने का सुपर टाइम दे दिया है।
ओके। जब आपका गन्ना एक बेस्ट टाइम पे लग गया, खुद टिलरिंग कर रहा है, खुद उसको टाइम मिल गया बढ़ने के लिए, तो आपको ज्यादा अनावश्यक रूप से कोई चीजें डालने की जरूरत नहीं है। आपको खुद अपने प्रकाश बेज- संश्लेषण की प्रक्रिया से बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस से बिल्कुल, अपना बिल्कुल, खाना बनाएगा। बिल्कुल। जो उसकी नॉर्मल चीज है ना, हाँ जी। उसके ऊपर फोकस करिए, जो उसका कुदरती तरीका है। मेन उसकी प्लांट पॉपुलेशन है बस। कि हमारे को उसको खुला छोड़ दे, नंगा छोड़ दोगे ना जब गन्ने हाँ को, जी। उसने टिलरिंग करनी ही करनी है। ठीक है। अब उस पे कहीं भाई साडा वीर डाल दे, फलाना वीर डाल दे, फलाना तीर डाल दे, फलाना ह्यूमिक एसिड डाल दे। ठीक है। जब उसके अंदर खेत के अंदर आपने मिट्टी चेक करवा ली, हाँ जी। पहले आपने उसके अंदर कोई खाद वाद जोती हुई है, नहीं जोती हुई है, खेत आपका अच्छा कार्बनिक है, कार्बन खेत में अच्छा है, ठीक तो उसने जड़ बनानी है आपने। सही बात है। अब आप मान लो आपके खेत में जान तो है नहीं, हाँ जी। और आप सोचो कि मैं कोई इसमें टॉनिक डाल दूं, वो टॉनिक में कोई जान नहीं है। वो टॉनिक काम सिर्फ क्या करता है, वो खेत में जो आपके तत्व पड़े हैं ना, उसको उठा के पौधे को देने का उसका मीडिएटर का काम है। इससे ज्यादा उसका कुछ काम नहीं है। अगर आपके खेत में कार्बन है तो आपके सारे टॉनिक काम करेंगे। अगर आपके खेत में कार्बन वॉल्यूम नहीं ज्यादा है तो आपके खेत में कुछ डालते रहो, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो मैं इस पे आपको पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि कार्बन बहुत जरूरी है मिट्टी के अंदर आपकी प्रोडक्शन लेने के लिए। दूसरी ओर आप कह रहे थे गोबर की खाद डालना नहीं है, तो किसानों को गलत करता है, किसान गोबर की खाद डालता है। आप तो कार्बन का सोर्स तो हमारे को तो यही है कि भाई गोबर ही है जहाँ से उसको मिलता है। बिल्कुल। इस बात पे आता हूँ मैं। मान लो आपने अब गन्ना उगाना है जी 10 से 15 ट्राली से इधर तुम्हारा गुजारा ही नहीं होता। जी। पूरे खेत के अंदर 200 फीट चौड़ाई है खेत की। ठीक है गन्ना हमने उगाना है कुल 40 फुट पे। जी। 1 फुट की जगह ही तो ली बीच में हमने, हाँ जो जी। खाली निकाल दी। ठीक है जो बीच वाली जगह है 5 फुट वाली, 4 फुट बच गई मान लो, उस 4 फुट पे हम खाद क्यों गिराएं? जी। आप सिर्फ 1 या 2 ट्राली वहां पे गिराएं जहां पे आपका ट्यूबवेल है। जहाँ पे आपका ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के पास। ट्यूबवेल के पास गिराओ, ठीक है पाइप लगाओ, कुछ भी लगाओ, उस खाद के अंदर पानी छोड़ दो। ठीक है उसका सिर्फ पानी तो चाहिए ना हमें, हाँ। अर्क चाहिए उसका। हाँ। वो अर्क ना तो लेबर लगी आपकी, ठीक है। ना आपका कुछ और खर्चा हुआ, खेत में डाल दी। जैसे ही आपका पौधा तैयार हुआ तो वो लेना स्टार्ट कर देगा। उसका अंदर जो मोटर के साथ उठा लेगा वहां से, पानी के साथ मिक्स। नहीं, पानी के साथ तो उठाना ही नहीं ना। जैसे आपकी कुर्डी गिर गई, कुर्डी गिर गई, खाद गिर गया, खाद के ऊपर जब आप प्रेशर से पानी छोड़ोगे तो वो गुड़ के वो पानी चला जाएगा अपने आप। अच्छा खाद भी चली जाएगी वहां तक। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप 12 ट्राली आपने पूरे खेत को दी ना, तो आप वो जो 2 ट्राली हैं वो 40 फुट पे दो ना, जहाँ पे गन्ना है। हमें दूसरी जगह देने की जरूरत क्या है? सही बात है। क्या जरूरत है हमें उसकी? लेकिन अगर कई कई एकड़ में किसान के खेत हैं तो फिर वो कैसे मैनेज करेंगे? देखो जी, आप एक बात बताओ मैनेज की। मैं 1 ट्राली पे खर्चा आता है किसान का कम से कम 4 से 5 हजार रुपये। 4-5 हजार रुपये, 2,000 ही मान लो, 5-4 हजार की भी बात छोड़ दो। 12 ट्राली पे कितना खर्चा हो गया? 24-25 हजार रुपये हो गया। ठीक है जी। जब हम गन्ना लगाते हैं ना, हर खेत पे हमारा आजकल तो पाइपलाइन होगी, वहां पे अगर 1 ट्राली छोड़ देंगे उस नक्के के पास, कितनी जगह खराब हो जाएगी उस गन्ने के लिए? वो थोड़े से कितनी सी जगह होगी। हाँ जी। और वो आपको लाभ देगी इतना ज्यादा, कैसे नुकसान हो गया? तो आप इसी पत्ती से पानी देते हैं मतलब? मैं तो गन्ने में तो दे नहीं रहा, क्योंकि मेरे घर से दूर है। ठीक है। जो मेरा फार्म है उसकी मैं वीडियोज भी डालता हूँ। मक्का मैं इसी विधि से करता हूँ। अच्छा। मक्के में मैं गोबर की खाद डालता ही नहीं हूँ। मैं तो इकट्ठा किया वहीं से पानी छोड़ देता हूँ और वो सारे खेत में हो जाता है। इतना जबरदस्त प्रोडक्शन आती है मक्के की, कोई आती नहीं है। एक आप लोग गिराते हैं 4-4, 5-5 यूरिया। मेरे पास अपनी डायरी भी है बहुत जबरदस्त, ठीक है, परमात्मा की दया से अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करता हूँ मैं। और मेरे जो अपनी गाय हैं उनको मैं हाथ से कटा हुआ भूसा खिलाता हूँ, क्योंकि मैं बेड पे गेहूँ पैदा करता हूँ। और उनको जो है बिल्कुल लेस यूरिया वाला उनको चारा खिलाता हूँ, जो साइलेज है। वो मेरी अपनी खुद की मशीनें हैं मेरे पास, कोरियन, जैगुआर, जर्मन की, सब मेरे पास इम्पोर्टेड सारे हैं औजार। उनसे मैं अपना बेस्ट साइलेज तैयार करके अपनी गाँव को खिलाता हूँ। और जी जो एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1000 क्विंटल प्रोडक्शन ड्रिप इरिगेशन के बिना क्या फ्लड से भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप जो अपना खेती कर रहे हैं ड्रिप पे कर रहे हैं या फ्लड इरिगेशन? जब आप 5 फुट वाली पे आ जाओगे ना, वो उसको आप ड्रिप ही समझो। उसको आप स्प्रिंकलर तो चलो एक उसने फुहारा कर दिया। हमने 5 बाय 1 फीट पे लगाया है खेत पूरा। 5 बाय 5 लाइन होगी, पौधे से पौधा आपका 1 फीट हो गया। पौधे से पौधा 1 फीट हो गया। हाँ जी। तो
और इसमें जो नाली बनेगी, हम आप बात कर रहे हो, भी ड्रिप की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ड्रिप की जरूरत और स्प्रिंकलर की जरूरत हमें ज्यादा तब पड़ती है जब आपने सह फसली लेनी हो कोई, अच्छा जी, क्योंकि सह फसली ड्रिप और स्प्रिंकलर के बिना पॉसिबल नहीं होती। बेस्ट नहीं हो पाएगी। तुक्का लग गया, परमात्मा ने उस टाइम ज्यादा वर्षा कर दी तो वो ठंड के कारण बच जाएगा, अगर ज्यादा गर्मी पड़ गई तो उस टाइम बेमौसम में वो नहीं बच पाएगी। मतलब धनिया लगाना है तो ड्रिप स्प्रिंकलर पे जाना उसके पड़ेगा। लिए चाहिए आपको। और अगर आप अभी 5 फुट पे गन्ना कर लेते हो, हाँ जी, तो आप उसको ड्रिप माफी की पानी को समझिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 2 फुट पे गन्ना लगा दिया तो वो हम पुरानी विधि से उसके अंदर सुहागा लगा देते हैं। सुहागा लगाने के बाद हम पूरे एरिया को फ्लड से ही भरते हैं। ठीक। इसके इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आपने गन्ना लगाया 5 फीट पे, खाड़ियों के अंदर आपने पानी छोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल ना मात्र उधर से पानी छोड़ा, 4-4 5-5 पट्टे बना लिए जी, पानी जैसे ही आधे पट्टे में आया पीछे से बंद कर दो, ठीक। बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा आगे, इतना आगे पहुंचेगा, पिछले वाला भी सूखा होगा तो वो ड्रिप के माफी की उसको पानी मिलेगा। ड्रिप के माफी की उसको मिलता है। जितना कम पानी शुरू में आप बिल्कुल पतले पानी लगाओगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके गन्ने के लिए। एक कंसेप्ट है अल्टरनेट रोज के अंदर हम पानी लगाते हैं, एक बीच में खाड़ में पानी छोड़ दिया, दूसरी को सूखा रख दिया, तो उसका भी कुछ फायदा है क्या? देखो जी, फायदा तो कई बार तुक्का लग जाता है, वो आप हम इसको ज्यादा इंटेलिजेंट वे में नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि हमारी दुकानदारी है जो किसान की, हाँ जी, ये कुदरत पे डिपेंड है। हम खुले आसमान के नीचे दुकानदारी है हमारी, हाँ जी, हम कुछ भी चीज इसमें 100% सेट नहीं कर सकते। ठीक है। मान लो एक फार्मर हमारे को ये बोलता है कि मैंने एक चीज बंद कर दी, दूसरी तरफ मैंने पानी लगा दिया, अब ये हार्ड है, इसके इधर इधर पानी मैंने लगा दिया, मैंने तो लगा दिया, कुदरत ने कब पानी दे देना है इसमें उसका तो नहीं ना पता हमें। सही बात है। तो पानी अगर ये सूखा हुआ है, अगर ये बिल्कुल सूखा हुआ है, इसके अंदर पानी लग गया तो गलियार होके ये पटेगा ही पटेगा। ओके। और जो गिल्ली धरती है वो हार्ड रहेगी, वो गन्ना नहीं गिरने देगी। अच्छा, वो बेस्ट नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ हम आप करके, जो किसान मेरी बात सुन रहे हैं करके देख लेना, इस बात का भी जलवा उनको पता लग जाएगा। क्योंकि क्या, मैं फिर बार बार बोलता हूँ, ये एक ना व्यू लेने का तरीका है, कुछ नया करो और किसानों को वाह 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 होगी, उसका परिणाम पता लगता है जब टाइम आता है। अब एक भाई ने जिद करी थी आज से 6 महीने पहले, उनके कमेंट तो मैं नहीं बताऊंगा, उन्होंने जो मेरे से उनकी सिंपल आमने सामने कन्वर्सेशन भी होगी फेसबुक पे, उन्होंने जो बोला हमने सहा, और मैंने उनको एक चैलेंज दिया था, मैं कहा जी एक भी वीडियो आपने छोड़नी नहीं है। आज उनका गन्ना खराब हो गया। ओके। उन्होंने जिस चीज की जिद की थी वो जिद भी उनकी पूरी परमात्मा ने कर दी। और जिस चीज का आपको पता है कि हमारी ये चीज कामयाब नहीं, और उसको खाली व्यूज लेने के लिए वो बंदा उसको बड़ा बड़ा चढ़ा के बात कर रहा है, और अब वो वीडियो डालनी बंद करके अब वो नुकसान दिखा रहे हैं जो वैरायटी अभी रिलीज नहीं हुई। अच्छा। अब एक बात सोचिए, जो वैरायटी रिलीज नहीं हुई उसमें बीमारी कैसे आ गई? जो वैरायटी नहीं है, बिल्कुल ब्रीडर सीड है, जो न्यूक्लियर सीड है, उसमें बीमारी कहाँ से आ गई? हाँ जी, वो तो अपनी नहीं बताएंगे वो कि हमने हर्बिसाइड कितने प्रयोग करे, हमने इसको गलत विधि से लगाया। अपनी गलती कौन मानता है? ये हिम्मत किसी में नहीं है कि अपनी गलती का ठीकरा अपने सिर कोई नहीं फोड़ना चाहता, उसका श्रेय दूसरे को देके और अपने आप खुद पतली गली से निकलना चाहता है कि मैं तो हूँ महान आदमी और साइंटिस्ट है बेकार आदमी। जिस साइंटिस्ट ने 13-14 साल उस आंख को तरसा हो, पाइपलाइन में वैरायटी रहती है, वो हमारे को बीमारियां देने के लिए वैरायटी देगा जो ऑलरेडी रेजिस्टेंट वैरायटी होती है सारी चीजों। तो मतलब कमाल देखो जी फार्मरों की। हमने इरिगेशन समझ लिया कि स्टार्टिंग में क्रॉप स्टेज, जैसे 2 महीने में टिलरिंग आ जाएगी इसकी पूरी, तो पूरा 13 महीने में फिर इसकी 3 स्टेज होते हैं आई थिंक। एक फिर ग्रोथ पे चलने लगता है इसकी, जब हाइट बढ़ती है, फिर मैच्योरिटी होती है, तो वो कितने कितने अंतराल पे होती है? इसके बाद आपने जैसे ही 6 पौधों पे आपने रोक दी ना, हाँ जी, तो वो आपने बिल्कुल बेस्ट बात करी है। अभी पहले तो जर्मिनेशन होगी, फिर वो ग्रोथ होगी, फिर मैच्योर पे आ गया। जैसे ही आपने टिलरिंग उसकी रोकी ना, हाँ जी, उसके बाद उसने ग्रोथ ही करनी है, बस उसकी हाइट बढ़ेगी, बस उसकी हाइट ही बढ़ेगी, बस हाइट बढ़नी है और वजन बढ़ना है। मैच्योरिटी उसमें जैसे ही जाके आपका आगे टेम्परेचर डाउन होगा अगस्त के बाद, जैसे ही उसका टाइम आने जाएगा, साथ में ठंड पड़ती है गन्ने के अंदर, ये इसकी एक नेचर होता है गन्ने का। जैसे ही इसके ऊपर गर्मी के बाद ठंड पड़ेगी तो इसमें मीठा बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मीठा बनेगा इसका वजन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सुक्रोज वजन बढ़ाता है गन्ने का। ओके। हाँ, अगर आप मान लो अब गन्ना लगा दिया आपने, उसके बाद आपने उसको हर 1 मंथ के बाद
आपने ज़्यादा खार बिल्कुल नहीं यूज करना, ड्रिप के माध्यम से करें या वैसे करें। आप सिर्फ 10 किलो यूरिया डालें, पानी में घोल लें उसको और अपनी नाली में लगाना है नाली में लगाओ, ड्रिप से लगाना है ड्रिप से लगाओ। इससे ज़्यादा यूरिया आपने बिल्कुल नहीं डालना। मतलब कि एक बार मैं समझना चाहूंगा, जैसे हर महीने का एक बेसिक शेड्यूल टिलरिंग के बाद खाद और पानी कैसे देना है, मतलब कि आप हर मंथ उसको यूरिया देना 10 किलो। ठीक है। मान लो आपका गन्ना आज हो गया टिलरिंग फेज पे आ गया, टिलरिंग फेज पे उसके बाद या तो आप एनपीके का स्प्रे दो उसे, ओके। या उसको नाइट्रोजन से उसकी खुराक पूरी करें। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका जब जिस दिन आपने मिट्टी चढ़ाई पहले वाली उस दिन आप दोबारा फिर 1 कट्टा एनपीके और या डीएपी के साथ पोटास मिक्स करें। ये दोनों चीजों में से एक आप डाल सकते हैं। मिट्टी लगाने के बाद पानी दे जो पहली मिट्टी होती है हल्की मिट्टी, जिसे टिलरिंग आपने रोकी कंट्रोल करी थी। उसके बाद आपने हर महीने आप मान लो आपका गन्ना जब तक मिट्टी नहीं चढ़ती तब तक आपने उसमें यूरिया हर मंथ 20 दिन 30 दिन बाद डालते रहना है 10-10 केजी। अगर आप उसमें यूरिया बंद कर देंगे तो उसकी एक स्टेज आ जाएगी, वो वहीं पे मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। हाँ, क्योंकि सबसे जरूरी है जो आपने बताया था कि हर रोज हमारे को 3 पोरी हाँ देनी है, उसके लिए फोटोसिंथेसिस करवानी है। फोटोसिंथेसिस के लिए वनस्पतिक विकास और नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा रखनी है, उसके लिए यूरिया देना है। बिल्कुल। अब जो ये 10 किलो देना है एक बार में देना है या स्प्लिट डोज में देना है? ये एक बार में ही आपने या तो घोल के वेंचुरी से दे दिया, ड्रिप से दे दिया, ठीक है, या आपने घोल के पानी के माध्यम से छोड़ दिया। ठीक है। अब मैं देखो हमने उसको गन्ने को रखा अगस्त से लेके आज हमारी महीना आ गया मई का जी। इसमें महीने हमारे आगे अगस्त सितंबर। अगस्त वाला तो जर्मिनेशन में ही छोड़ दो आप। ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5। हाँ जी। और 5 अब हो गए। ठीक। आज हम 10 महीने की स्टेज पे है। ठीक है। 10 महीने में अगर कोई किसान उसको 10 एक कट्टा यूरिया दे तो कहाँ पे बात चली गई? सही बात। 10 कट्टे करके 10 कट्टे। और अगर आपने 10 केजी दिया तो 1/5 हो गया आपका। मेरे हिसाब से ये 2 बन कट्टे गया हो गए। 2 कट्टे, सिर्फ 2 कट्टे हुए हैं सिर्फ। 2 कट्टे। हाँ जी। 2 कट्टे से वो बढ़िया रहेगा। एक तो उसमें क्या चीज होगी, बीमारी नहीं आएगी। ठीक है। एक उसमें क्या चीज रहेगी, वो अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ेगा जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है। पहले तो कोई चीज बड़ी कर लो, संभली नहीं, फिर वो पलट गई। ठीक है। आपको सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है गन्ने का? सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है गन्ने की पॉपुलेशन पे आप ध्यान दें, ना कि गन्ने की हाइट पे। अच्छा जी। गन्ने की जैसे ही आपके खेत में पॉपुलेशन बन गई है ना, उसके बाद आपको गन्ने को मोटा करो, वजनदार करो, ना कि लंबा करो। लंबा करो, सही बात है। 50,000 जो हम लेके चल रहे हैं, हाँ। उन 50,000 को मरने से बचाना, हेल्दी स्वस्थ रखना, वो मेन टारगेट होना चाहिए। मेन टारगेट वो है। अगर आप उसको हाइट पे लेके तो गड़बड़। आप उसको अगर 15 फुट का गन्ना कर लें, हाँ जी, और गिरने से 15 फुट का गन्ना कहीं नहीं गिरेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अगर आप उसको 25 फुट पे ले जाएं, फिर वो गन्ना आपको किसी कीमत पे भी नहीं बचेगा, वो गिरेगा, और गिरने के साथ या तो वो टूट जाएगा या उसमें वेट लॉसिंग हो जाएगी। जिस टारगेट पे आप जाना चाहते हो उसका विनाश आप अपने हाथों से ही वो बीज खुद बीज रहे हो। सही बात है। तो ये हो गया हमारा। एक मैं ये पूछना चाहूंगा, पहली मिट्टी हमने चढ़ा दी थी, आप बता रहे थे, दूसरी मिट्टी कब लगती है इसमें? दूसरी मिट्टी लगेगी गन्ने पे कम से कम गन्ने की 10 फीट हाइट हो। 10 फीट हाइट हो, और गन्ने के नीचे पोरियां बन जाएं। अच्छा जी। पोरियां बनने का मेन मकसद क्या होता है कि एक तो गन्ना जब पोरी बनाएगा ना, वो अपनी थिकनेस कंप्लीट कर लेता है नीचे। ठीक है। जब गन्ना हमारा कम से कम 1 से 1.5 फीट मिट्टी चढ़ेगी ना, हाँ जी, 2 कारण से मिट्टी चढ़ती है। एक तो गन्ने की टिलरिंग रोकने के लिए, एक गन्ने को गिरने से बचाने के लिए। पहली मिट्टी तो हमने चढ़ा दी, टिलरिंग रुक गई। दूसरी मिट्टी अगर हमने टाइम से पहले चढ़ा दी ना, तो वो जो बच्चे गन्ने हैं, जो छोटे गन्ने पे आप 1-1.5 फीट मिट्टी इतनी चढ़ा देंगे ना आप, हाँ जी, जब नीचे पोरी नहीं बनी तो वो गन्ने को या तो बींच देगी, वो गन्ना मोटा नहीं होगा, बिल्कुल पतले रह जाएंगे। अच्छा जी, या वो दब के मर जाएंगे। समझ गया। आप उसको ऐसे टाइम पे मिट्टी चढ़ाओ कि उसके ऊपर मिट्टी चढ़ी उसका साथ दे, ना कि उसको कोई हानि पहुंचाए। हानि पहुंचाए। जैसे ही आप 1 से 1.5 फीट मिट्टी चढ़ाएंगे, उस 1-1.5 फीट में कम से कम आपकी 3 से 4 पोरियां 5 पोरियां नीचे दब जाएंगी। वो 4 पोरियों के अंदर रिंग है, हर पोरी के अंदर वो रिंग मिट्टी के अंदर चलेगा, जड़ छोड़ेगा। ठीक है। वो जड़ जितने भी खुराक है, एक तो जड़ नीचे वाली होगी, एक जड़ें फिर उसमें चली, वो टोटल जड़ें पूरे गन्ने को जबरदस्त मामला फिट कर देंगे। उसको पूरे साल उसको जो खुराक देनी है सारी खींच के देंगे मिट्टी से। अच्छा जी।
तो ये दो चीजें, एक तो गिरने से बच गया, गिरने से बच गया, एक डबल खुराक, डबल जड़ होगी एक उसने डबल जड़ें बना ली। हाँ जी। दूसरी बात, जब हमने मिट्टी चढ़ानी है ना, तो इस चीज का ध्यान रखा जाए, मिट्टी ज्यादा उसको बींचे ना, उसके पास लग जाए, दबाना नहीं है उसको टाइट नहीं करना। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा काम इसके बाद स्टार्ट होता है गन्ने को बांधने का। अच्छा जी। जब भी गन्ना बांधना है आपने, कभी भी गन्ना आप पत्ते से ना बांधे, जो सूखे पत्ते उससे बांध उससे नहीं बांधना। ठीक है। सूखा पत्ता तो बनता ही नहीं, टूट जाता है। ठीक है। ग्रीन पत्ता ही खींच के बंधेगा। ठीक है। उस पत्ते का काम होता है, जो आपका पोरी बनी है ना, उस पोरी को उसने भोजन उस पत्ते के माध्यम से देना है। खुराक अगर आप उसने उसको तोड़ के बांध दिया ना, हाँ, तो चलो 100% तो नहीं 100% वाली तो बात ही नहीं है, उसमें 10%, 15%, 20% नुकसान आप अपने हाथों से कर दोगे। आपने क्या करना है, आपने बाण लेना है, प्लास्टिक नहीं यूज करना। ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक हम अब फैक्ट्री में वही विद्वान फिर मैसेज छोड़ देंगे, प्लास्टिक गया मिल में चले गया, फलाना हो गया। उसके लिए आपने बाण लेना है। ठीक है। जो अपनी खाटे बुनते हैं जिससे जी, वो अगर वहां पे जाएगा तो वो तो उसको हम अलग कर सकते हैं ना, जो अगर चला भी जाएगा तो वो नुकसान नहीं करेगा जब चीनी बनेगी उसकी। जी। उस बाण से आपने उसको जहां जितना वो फैला हुआ है गन्ना, ठीक है, उसको उसी अवस्था में सिर्फ सिंगल बंदाई करनी है उसकी। मतलब एक लाइन में 1 बाय 1 फुट पे गन्ने लगे हुए हैं। वो गमला जो बना हुआ है ना, हाँ जी। हर गमले को सिर्फ आपने जहां जितना वो चौड़ा बना हुआ है, चाहे वो 6 गन्ने का जो एक टिलर का वो एक है, उसको बांधना है। उसको बांधना है सिर्फ, कि वो क्या होगा अगर आप उसको बांधेंगे नहीं ना, हाँ जी। बाई चांस वो मिट्टी कहीं पे कम है ज्यादा है थोड़ी बहुत, अगर वो एक गन्ना गिरा ना वहां से, हाँ जी, तो वो गन्ने ने वो मिट्टी उखाड़ी, वहां से मिट्टी उखड़नी स्टार्ट होगी, हाँ जी। तो वो सारा गमला आपका फैल के गिर जाएगा। अगर आपने उसको धीरे से बांध दिया, हाँ जी, तो वो जो गन्ना अपनी मस्ती में जो खड़ा है ना, ऐसे खड़ा रहे, वो पत्ते का क्या काम होता है, उसने धूप लेनी है। हाँ जी। और अगर आपने उसको कर दिया टाइट, वो पत्ता धूप लेने के लिए एक गन्ना उससे ऊपर, एक गन्ना उससे ऊपर, एक उससे ऊपर, और वो हाइट ज्यादा कर जाएगा। अच्छा। अपनी थिकनेस खो देगा वो। मतलब उसको उसी जितना वो फैला हुआ है उतने में उसको बांध दो। हल्की सी ना बांधोगे ठीक है, तो और भी बेस्ट है अगर आप इस चीज से बच जाएं। अच्छा जी। बचोगे तभी जब आप उसके ऊपर बिल्कुल लेस जब आप फर्टिलाइजर गिरा रहे हैं तब बचोगे। ठीक है। अगर आप पूरी जबरदस्त आपने यूरिया दे रखी है, फिर आपको कोई नहीं बचाने वाला। ठीक है। तो ये एक गन्ना ही बनता है या पूरी लाइन भी आपस में बांधी पूरी लाइन ट्रेंच में बांधने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने मिट्टी चढ़ा दी ना, तो और 14 से 15 फुट का गन्ना ही बस आपने लेना है। हाँ जी। तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको दूसरी बंदाई करने की। ठीक है, बस तो एक ही बंदाई में काम चलेगा। अगर आपने गन्ना ज्यादा बड़ा कर लिया, हाँ जी, वेट उसने उतना ही देना है। ये अपने मन से आप निकाल दें कि मैं फुल लंबा गन्ना कर दूं और मैं 4-5 किलो गन्ना पैदा कर दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। गन्ने ने वजन अपना मैक्सिमम 2 से 2.5 किलो ही। कोई पूरे 40,000 गन्नों में से कोई 1,000 गन्ना या 2,000 गन्ना, 5,000 मैक्सिमम कोई गन्ना 4 किलो का बनेगा, नहीं तो सारे गन्ने नहीं बनेंगे 4 किलो के। तो सर हमने सारी चीजें लगभग डिस्कस कर ली हैं। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट भाग, किसी भी फसल में प्रोडक्शन आप मैक्सिमम पोटेंशियल टच तब करते हो जब आप जो कीट रोग प्रबंधन सही समय पे, बीमारी आने से पहले एक सही स्टेज पे उसको रोक लेते हैं। तो गन्ने के अंदर मुख्य कौन कौन से कीट और बीमारी आते हैं जिनको अगर ना कंट्रोल किया जाए तो भारी नुकसान प्रोडक्शन पर डाल सकते हैं, और उनको समय पर पहचान कर कैसे उनका निवारण किया जाए, इसके बारे में मैं आपका पूरा डिटेल का जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का वो जानना चाहूँगा। सबसे खतरनाक जो गन्ने में है, जो गन्ने में बड़ी ही जबरदस्त बीमारी रोग आया है जो पीछे, हाँ जी, वो आया है जी हमारा टॉप बोरर, जिसने गन्ने किसानों की कमर तोड़ दी है, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, कुछ भी नाम दे लो भी, वो काम कर दिया किसानों के साथ सिर्फ एक टॉप बोरर ने। कंसुआ जिसको बोलते हैं। कंसुआ तो होता है जब वो अच्छा, गन्ना पैदा हुआ तभी लग गया। ठीक है। ये तो जैसे ही गन्ना आज की स्थिति में है, ठीक है, और 10 फीट का गन्ना हुआ, पहले ही उससे एक छोटा भी होता है, उसमें टॉप बोरर रहता है, और जहां पे गन्ना है ना वहीं पे उसको बस छोड़ के और खत्म कर देता है। मतलब ठीक है। उससे निजात पाने के लिए जो सबसे फर्स्ट कार्य है, हमने पहले दिन से ही जब आपने गन्ना बोया, आपने फर्टेरा डाली ना जो 10 किलो, उससे गन्ने की वैक्सीनेशन होगी। ओके। अब उसके ऊपर वो गन्ना जहरीला रहेगा आपका। 20 से 25 दिन उसको कोई चीज उस पे मतलब उसको
अगर अपना बसेरा करना चाहेगी कोई भी कीट, वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। उसके बाद जैसे ही 25 दिन का पौधा होता है वो पत्तियां बनानी शुरू कर देगा जी। पत्तियों के ऊपर ही तितली आएगी, अपने अंडे देगी। ठीक है। जैसे ही आपका 20 से 25 दिन का पौधा होता है, हाँ जी। आपने कोराजन जो ड्रिंचिंग बोलते हैं वो नहीं करनी। ड्रेंचिंग नहीं करनी है। होती बेस्ट है ड्रिंचिंग, ठीक है। लेकिन वो हम उसका सही टाइम नहीं पकड़ पाते। कैसे मिस्टेक हो जाती है, कई जगह तो गन्ना खेत सूखा होता है, हाँ जी। हम ड्रिंचिंग करते हैं पानी नहीं दे पाते, या कुछ पानी ऐसा ज्यादा लग जाता है कि लो सिस्टम बेकार है, उसको आप ना ही करें ना उसके बारे में हम बात करना चाहते। जो सबसे ठीक चीज है वही बता देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है। आप जो कोराजन आती है या और इसका सही साल्ट होता है क्लोरोट्रिनिप्रोल, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल। उस साल्ट को आप किसी भी कंपनी का ले लें, सुमिटोमो का ले लें, जो सस्ता है वो तो ज़्यादा महंगी है, उसकी जरूरत नहीं है आपको। एक वो काली आती है वो भी बेस्ट है, ठीक है। उसमें वो जहर ही तो होना चाहिए ना, लेकिन जहर असली हो इस चीज़ का बस आप कर ले। ठीक है। वो साल्ट आपने ले लेना है सिर्फ 180 ml से लेके 250 ml तक। आपने उसको 2 लीटर पानी के अंदर घोल लेना है जी। 2 लीटर पानी घोलने के बाद यहाँ तो आप 40 किलो ले ले रेत, 40 से 50 किलो। यहाँ ले ले आप जो मिर्ची पाउडर वाला पहले पोटास आता था, वो दोनों चीज़ों का क्या रहेगा मतलब, जो भी रेता है उसके ऊपर आप पानी गिराएंगे वो भी सोख लेगा उसको, और जो दूसरी चीज़ है पोटास है वो भी उस पानी को सोख लेगा। ठीक है। आप जैसे ही 20 से 25 दिन का आपका गन्ना हो चुका है, हल्का नमी रहे खेत में, बिल्कुल सूखा ना हो जी। तो उस आपको लाइन टू लाइन आप उसको गिरा दीजिए। ठीक है। उस जो कोराजन का घोल आपने रेते में मिक्स किया है या पोटास में मिक्स किया है, साथ इसके फिर आपने दोबारा, फिर मैं बता दूं, अब कई किसान भाई बोलेंगे भी ये ज़्यादा हो गया, गन्ना नहीं बचेगा आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो। ठीक। 10 किलो फर्टेरा आपने फिर लेनी है, दोबारा लेनी है। हाँ जी। ठीक है। ये चीज़ का आपने घोल बढ़िया वो 50 किलो जो आपने उसका कोराजन वाला जो साल्ट था उसमें जो वो 50 किलो के अंदर वो 10 किलो फर्टेरा भी आपने मिक्स करके वो डाल देनी है। बुरकाव कर दिया। कितने दिन पे बता रहे हैं आप ये प्रोसेस? ये 25 दिन के बाद, 25 से और 35 दिन के अंदर अंदर आपने ये कार्य कर लेना है, कर लेना है, लेट नहीं होने देना। ठीक है। टिलरिंग स्टेज जब हमारी स्टार्ट होगी, हाँ टिलरिंग स्टार्ट, वो क्या होगा भी जैसे ही वो पौधा पत्तियां बनाएगा ना, तो पत्तियों के ऊपर तितली अंडे देने की कोशिश करेगी। तो कोशिश क्या करती है वो, उसी टाइम पे उसको हाँ, अगर उसके अंदर जहर है ना वो अंडे बचेंगे ही नहीं। ठीक है। फुल जहर होगा तो जीना तो उसने उसके ऊपर ही हाँ है। जी, हाँ जी। अगर चलो वो अंडे दे भी दे, ठीक है, तो उसके बाद वो उसको लीफ माइनर बोलते हैं, वो चलेगा उसके ऊपर। अगर वो चलेगा और उसमें क्या चीज होती है, सुंडी को मारने की शक्ति नहीं होती। जो कोराजन हमारी दवाई है ये उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है। जो उसका खाने वाला काम है ना, वो जैसे ही वो खाएगी उसको, पत्ते को लीफ माइनर खाएगा, उसके अंदर जाएगा, वो उसके ऐसी चीज पैदा कर देगी, उसकी भूख खत्म कर देगी वो। तो उसका मुंह बंद लगा लो या उसका पेट अफर जाएगा, कुछ ऐसा सिस्टम बढ़ेगा उसके साथ, उसको पैरालाइज हो जाता है। ठीक है। उसी टाइम वो अपने आप उसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। समझ गया। जैसे ही उसको खाएगी वो वहीं पे बस उसका स्टॉप हो जाएगा। पहली पीढ़ी आपने कंट्रोल कर ली, उसके बाद फिर आता है 1 से 1.5 महीने बाद फिर आती है ये, ठीक है, फिर तितली उड़ती है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल हल्का सा एक 50 SP आती है हमारी, हाइड्रोक्लोराइड साल्ट बोलते हैं। ये कोई भी हल्का सा साल्ट आप क्लोरो ले लें, लैम्बडा ले लें, बाइपेंथ्रीन ले लें, या एक दूसरी आती है हमारी, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका, ये बिल्कुल सस्ते साल्ट आपने लेके। इमामेक्टिन तो हाँ जी, थोड़ी सी और महंगी भी आ जाती है कई चीजों में, उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। प्रोफिनोफोस प्लस प्रोफिनोफोस, हाँ जी, ये 4-5 दवाइयां और उसको 50 SP उसमें मिक्स कर लेनी है आपने। ठीक है। फिर दोबारा वही, अगर तो तितली उड़ रही है हाँ जी, तो तितली को तो लैम्बडा क्लोरो वाली जो कॉन्टैक्ट बेस है उसने मार दिया। 50 SP ने फिर वही कल चीज बना दी उसके अंदर, फिर उसने उसको कड़वा कर दिया। जी, दूसरी पीढ़ी से बच गए आप। दूसरी पीढ़ी से बच के गन्ना हो गया आपका 3 से 4 महीने का गन्ना हो गया बड़ा जी आपका। जी। जब आपके खेत में 2 पीढ़ियां नहीं आई, तो फिर पीढ़ी तीसरी जो आएगी ना, जो फिर अटैक आएगा, वो पूरे खेत में नहीं आएगा, वो किसी एक कोने में आएगा। ओके सर। कोई थोड़ी सी जगह पे
उसके बाद आप अगर खेत से प्यार करते हो, अगर आपने कुछ धारा हुआ है, आपने कुछ करना है, तो आप डेली अपने खेत में चक्कर लगाएंगे। ये नहीं कि आप सारा कुछ किसी से देख तो लें, हाँ जी। उसको अप्लाई ना करें। जी जी। दुकान पे तो आप जाएं, लेकिन आप अपनी दुकान का शटर ना खोलें और दुकान से वापस आ जाएं, दुकान नहीं चलेगी आपकी। जी सही बात। हमारी भी ये दुकान है, इसको सुबह से शाम आप इसके अंदर रहे तभी मजा आएगा, उसके अंदर प्यार पैदा होगा, जुनून तभी बढ़ेगा आपका। तो उसका सिम्टम कैसे पहचानेगा किसान की? बताता हूँ जी, उसके क्या होगा। जैसे ही आप खेत में चक्कर लगा रहे हो ना, हाँ जी। तो अगर आपके खेत में कहीं पे दवाई कहीं छूट गई या थोड़ा बहुत रह गया, तो वो किसी कोने में वो स्टार्ट होगी, या कहीं इक्का दुक्का स्टार्ट होगा वो बीमारी। एकदम नहीं आती इतनी बारी, जो खेत खत्म होते हैं ना, एकदम नहीं होते वो। एकदम नहीं होते। जैसे ही आप खेत के अंदर 5 फीट वाले गन्ने पे, सबसे मजेदार चीज है, इसके अंदर ट्रैक्टर चलता है। जो कल्टीवेशन करता है वो ट्रैक्टर ही करता है। अगर आप खुद ट्रैक्टर चलाएंगे तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, आपकी नजर रहेगी आपके सारे गन्ने पे, इधर भी देख रहे हो इधर भी देखते हो। एवरी गन्ने के अंदर, एवरी कूड़ के अंदर आपका चक्कर लगता है ट्रैक्टर के माध्यम से, ना कि पैदल चल रहे हो। चलते चलते जहां पे भी आपको उसका सिम्टम दिखे, उसमें छेद होते हैं, जहाँ पे टॉप बोरर का अटैक हो जाता है। पत्तों में छेद होते हैं, पत्ते में छेद हो जाता है, ब्लैक ब्लैक उसको छेद बोलते हैं। सब किसानों को पहचान है इसकी टॉप बोरर की, पहले नहीं थी, अब हर किसान को होगी है। ठीक है। जैसे ही आपने वो गन्ना देख लिया, उसको आप तोड़ लें, वहां से तोड़ के गन्ने को तोड़ दिया, पत्तों को तोड़? पूरे गन्ने को उखाड़ लेना अपने जड़ से। अच्छा। वो काम उसने कर दिया, अब उसमें बैठी है वो। ठीक है। वो बैठी है, अब अगली अपनी अगला जीवन चल रहा है उसका। ठीक है। कोई भी दवाई उसे काम नहीं करती, क्योंकि वो सुंडी जाके जहाँ पे बैठी है, जहाँ से आई है ऊपर, वहां पे भी एक अपना बना लेती है सुरक्षा चक्कर। नीचे से जहाँ से दवाई आनी है, जहर आना है, वहां पे भी बना लेती है। जहां से उसने निकल के उड़ के जाना है, वहां पे भी वो बना लेती है। कोई उसको चीज को भेद ही नहीं सकता, मार नहीं सकता उसको। ठीक है। उसको मार आप कैसे सकते हो, जब आपको पता लगा भी यहाँ बैठी है ये। इसको उड़ने से पहले जब आपने देख लिया, उसको उखाड़े, ट्रैक्टर रोक के वहीं रखें उसी बेड के ऊपर। ठीक है। और उसके ऊपर ट्रैक्टर निकाल दे, खत्म हो जाएगी, कट जाएगी उसके अंदर, समझ गया, बचेगी नहीं वो। ठीक है। तो ये हो गया टॉप बोरर का इलाज। टॉप बोरर का इलाज। दूसरा शूट बोरर कणसुआ जिसको बोलते हैं, वो अर्ली शूट बोरर बोलते हैं उसको। शुरुआती टिलरिंग में ही आता है वो तो जहाँ से गोब निकलती है उसी को मार देता है। अगर तो वो आ गया आपका पहली गोब पे, जैसे हमने टिलरिंग फेस स्टार्ट करनी है, ठीक है, फिर तो आप उसको वरदान समझे। ओके। अगर वो नेक्स्ट फिर आ गया थोड़े दिन बाद, फिर वो सारे कल्लों को खा जाएगा। तो उसको कैसे? जब आपने ये चीजें जो मैंने आपको वैक्सीनेशन करने का तरीका बताया ना, हाँ जी, तो वो अर्ली शूट बोरर आ ही नहीं सकता उसमें। अच्छा, उसका साथ में कंट्रोल हो गया उसका, पहले दिन से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। उसका छोड़ो, जब इतना पौधा जहरीला वैक्सीनेशन करके रहेगा ना, कोई रोग आपके खेत में जो कीट रोग है वो नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। एक कहीं मैंने देखा था कि कीड़ी भी शिकायत आ जाती है। बस जी कुछ नहीं आएगा बस। ठीक है। जब वो जहरीला है जी, चूसना तो उसने भी रसी। तो ये रामबाण इलाज हो गया जो आपने बताया। कुछ नहीं आएगा। 3 तरीके से आपने। बाई चांस चलो फिर भी कीड़ी आ गई, हाँ जी, उसके लिए आप सबसे दवाई टॉप ले। हाँ, आपने लेनी है सोलोमन दवाई, और कोई दवाई नहीं लेनी। मैं प्रोडक्ट का नाम ले देता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है ना, तो मेरे को प्रमोशन की टेंशन, किसी की भी प्रमोशन होगी। जब कोई चीज बढ़िया करनी भी चाहिए भाई किसी की, तो सोलोमन पैसे लेके नहीं, फ्री करनी चाहिए, तो वो पुण्य का कार्य है। हाँ जी, हमारे को उसकी चीज बेचने का पुण्य ना लगे, लेकिन किसी के पास ज्ञान की चीज चले जाए, वो तो पुण्य का कार्य है। बात है जी। उनके रामबाण चीज सबसे टॉप की दवाई है सोलोमन। तो सर सोलोमन की डोज क्या रखनी है स्प्रे की? 1 लीटर सोलोमन जो दवाई है, ठीक है, इसमें एमिडा प्रोक्लोराइड, ठीक है, मेरे को इमिडाक्लोप्रिड दवाई आती है, ठीक है ना। ठीक है। एक और होता है इसमें साल्ट, ये दोनों है उसमें। इमिडा एक एसिटामेप्रिड आती है, शायद वो है उसमें, दूसरा मैं पढ़ा नहीं, मैं वैसे ही झूठ बोल दूं आपको, ठीक है, क्योंकि ज्यादा चलो काम हो गया हमारा उसमें। ठीक है। वो जो साल्ट है वो सिस्टमेटिक है, वो कीड़ी को कंट्रोल कर देता है। सबसे रस चूसक के लिए ये रामबाण है। ठीक है सर। इसके बाद हमारे खेत में जो बीमारी आती है माइट, ठीक है, जो गन्ने में अक्सर गन्ने को खा खत्म कर देती है, हाँ जी, उसके लिए आपने सबसे टॉप की दवाई है क्रिस्टल कंपनी की बिल्लो। ठीक है। नाम सुन के कईयों को हंसी आएगी, सरदार जी क्या चीज बता रहे हैं। उसके अंदर है इमामेक्टिन बेंजोएट, ठीक है। और उस दवाई का मेरे को नहीं पता भी वो कैसे उन्होंने बना रखी है कंपनी वालों ने। हाँ। वो गन्ने के पत्ते के आर पार हो जाती है, ठीक है, और माइट गन्ने के पत्ते के ऊपर नहीं होती, नीचे वाली तरफ होती है। दवाई ऊपर गिरी और जब आर पार होगी ना, सबसे टॉप का जो रामबाण इलाज है वो बिल्लो दवाई है क्रिस्टल कंपनी की। क्या डोज है उसकी सर? वो आपके, अगर आपने 500 लीटर पानी लेना है, हाँ जी, अगर किसी किसान का मन करता है कि फुल नहला के मैं गन्ना नहलाऊं, फिर वो गिरेगी 2 लीटर। 2 लीटर। अगर 300 लीटर पानी गिरा रहे हो आप, ठीक है, भी मैंने ठीक ठाक छोटा गन्ना है, 2 मेरा काम लीटर चल रहा है, 1 एकड़ में
नहीं, 1 लीटर 2 एकड़ में। 1 लीटर 2 एकड़ में। हाँ जी, हाँ जी। 500 ml आ गई ना। ठीक है। अगर आपने 300 लीटर पानी लिया है, हाँ जी। फिर आपके वो 3 किले कवर कर देगी। ठीक है। वो आपकी स्टेज के ऊपर है, अभी कितना पत्ता है, गन्ना कितना है, ठीक है। वो ऐसे काम करते। तो सर अगर पूरी फसल हार्वेस्ट होने के बाद जो ये रटून क्रॉप बोलते हैं, एक गन्ने को हम आगे कितने साल तक चला सकते हैं? वैसे तो गन्ने को ये बताया चलाने को तो जाता जी चाहे 100 साल चला लो आप। हाँ जी। लेकिन उसका लाभ नहीं है। ठीक है। गन्ने की फसल एक ही साल रखे बस। एक ही साल बस। अगले साल नई नर्सरी तैयार करके दोबारा। देखो जी, पहले साल अगर मैं 1000 क्विंटल गन्ना ले रहा हूँ, हाँ जी। नेक्स्ट ईयर जब मेरा गन्ना अक्टूबर में कटेगा, ठीक वो है। कैसे निकल जाएगा 1000 क्विंटल गन्ना? सही बात है। 500 लूंगा ना। हाँ जी। क्या बचा मेरे को? सिर्फ 10-15 हजार का सीडी तो बचा है। ठीक है। मैं 500 क्विंटल गन्ना लूँ फिर नेक्स्ट ईयर, हाँ जी। मैं दोबारा उसी प्रोसेस पे आऊँ ना। ठीक है। वही पैसे, वही जल्दी जल्दी पैसे, ठीक है। सारा सर्कल फिर दोबारा घुमाएंगे, दिक्कत क्या है? ठीक है सर। तो सर फिलहाल ये है अपना फार्म, कितने दिन का गन्ना हो चुका है? ये हमारा लगा था जी 23 अगस्त को, ठीक है। और परले वाला इससे थोड़े 10 दिन पहले का है। ठीक है। और इसमें जुलाई वाला गन्ना भी है। अच्छा। जुलाई 25 को जी। ठीक है किसान साथियों, आप कंडीशन देख सकते हैं। सर ने बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पूरे पॉडकास्ट में दी, और मेरे को बड़ी अच्छी बात ये लगी कि सर पूरे इंटरव्यू के दौरान जेन्युइन थे। किसी बात का इनको ये नहीं है कि मैं अपने सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करूंगा। आजकल यही चलता है कि कोई भी किसान भाई दूसरे को बताना नहीं चाहता है। ये सर का नेचर है कि इन्होंने हर एक चीज दूसरे किसान भाइयों के लिए, वो नर्सरी कैसे बनानी है, खेत के अंदर जो घातक कीट बीमारी आते हैं उनको ये कैसे कंट्रोल करते हैं, सारी चीजें आपको बताई। तो सर का फेसबुक चैनल है, वहां से आप गन्ने की खेती और डिटेल में सीख सकते हैं। हम उसका स्क्रीन पे शो कर देंगे। आई होप गन्ने के ऊपर ये एक यूजफुल पॉडकास्ट रहा होगा और बहुत सारी आपको बातें सीखने को मिली होंगी। बदले में एक ही रिक्वेस्ट हम हमेशा करते हैं, किसान दरबार लगातार इंडिया के बेस्ट एग्री एक्सपर्ट आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने खेती में एक अच्छी प्रोडक्शन और एक अच्छी इनकम कमा सके, ताकि खेती भी आगे बढ़े। आने वाला कल्चर एग्रीकल्चर। तो अब आपसे इजाजत चाहेंगे। जय जवान जय किसान। ठीक है श्रीमान जी, धन्यवाद जी।